नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का प्रैक्टिस पेपर द्वितीय के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज NAS सेकेंड स्टेप पेपर को अपने विद्यालय में सॉल्व किया होगा। साथ ही आपके शिक्षकों ने आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कहा होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के पश्चात आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ, सेकेंड स्टेज के प्रश्न पत्र कंप्लीट होने के पश्चात तृतीय सेट प्रैक्टिस पेपर 3 भी आप लोगों को दिया जाएगा, जो इसी महीने के 28 अक्टूबर को आपको दिया जाएगा। प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज और तृतीय स्टेज प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 और प्रैक्टिस पेपर 3 जब आप पूरा पढ़ लेंगे, उसका अभ्यास कर लेंगे, उसके पश्चात 12 नवंबर को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का अंतिम पेपर होगा। सभी विद्यार्थी दिए गए प्रश्न पत्र को, जो प्रश्न पत्र आज मैं आपको हल करवा रहा हूँ, क्योंकि हमें आदेशित है कि बच्चों को इस प्रश्न पत्र को समझाना है कि वे आगामी प्रश्न पत्रों को NAS के नेक्स्ट क्वेश्चंस को हल कर सकें। साथ ही NAS 2021 इस बार 5 सेट में प्रदान किया जाएगा। उसकी जानकारी मैं पृथक से आपको अपने चैनल के माध्यम से अवश्य दूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस NAS प्रैक्टिस पेपर 2 को मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। आप अपनी फेयर नोटबुक में, आप जिस भी नोटबुक में इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इसे पूरा करेंगे। तो चलिए हम इसे देखते हैं, NAS के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन पेपर को। पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में हमें 60 प्रश्न दिए गए थे, लेकिन इस बार के प्रश्न पत्र में हमें 70 प्रश्न दिए गए हैं। आप सभी विद्यार्थी, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको इसको सॉल्यूशन करवाता हूँ, आप सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को नोट करेंगे, उनके आंसर्स नोट करेंगे और साथ ही समझने के उद्देश्य से, समझने की दृष्टि से आप हिंदी में भी चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस पेपर ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ NAS सेकेंड पेपर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। दी गई आकृति में आपको कौन सा पशु दिखाई पड़ रहा है? अकॉर्डिंग टू मी सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा हमें जानवर दिखाई पड़ रहा है। देखने की दृष्टि से ये आपको नेवला दिखाई पड़ रहा है। सभी बच्चे जानते हैं कि हमें नेवला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास में क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड फॉर द पिक्चर। इस पिक्चर के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा? वोल्फ। वोल्फ मतलब सभी जानते हैं, वोल्फ मीन्स होता है भेड़िया। रैट चूहा। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब मगर। एंड मैंगूस, मैंगूस मतलब नेवला। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा आ जाएगा? आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं समझाता जा रहा हूँ, आप प्रश्नों को समझेंगे। समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ आंसर नोट डाउन करना, इट इज़ नॉट टू इम्पॉर्टेंट। टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ और साथ ही थर्ड क्वेश्चन समझाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इफ़ टेरिबल मीन्स वेरी बैड, विच ऑफ दिस मीन्स वेरी फनी। ओके, अगर टेरिबल का मतलब होता है भयावह, भयानक, डरावना। अगर टेरिबल का मतलब होता है बहुत बुरा, वेरी बैड, तो विच ऑफ दिस मीन्स वेरी फनी। आपको बताना है इन सभी में से वेरी फनी कौन सा होगा, बहुत ज़्यादा फ़नी क्या होगा, मजाकिया क्या होगा।
तो देखिए आपको ऑप्शन बताता हूँ मैं। लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसी। हिलेरियस, हिलेरियस मतलब होता है हास्यप्रद। सीरियस मतलब, सीरियस मीन्स बहुत ज़्यादा सीरियस, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, नाजुक, है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस। एंड सिली, सिली मतलब होता है मूर्ख या ना समझ। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा आएगा आपका बी वाला। इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी वाला। बी इज़ द राइट आंसर। हिलीरियस, क्योंकि वेरी फनी हिलीरियस से रिलेट करता है। इसके बाद में जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विच ऑफ दिस कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड को कौन सा सेंटेंस रिप्लेस कर सकता है। थर्ड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड आपको बता देता हूँ, आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है चेस्ड। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। प्रियास डॉग चेस्ड हर कैट अक्रॉस द गार्डन। चेस्ड को हटाकर कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, चेस्ड, मैं इसका हिंदी आपको बताता हूँ। प्रियास डॉग चेस्ड हर कैट अक्रॉस द गार्डन। इट मीन्स प्रिया के डॉग ने चेस्ड हर कैट, उसकी बिल्ली का पीछा किया अक्रॉस द गार्डन, गार्डन में। तो चेस्ड को हटाकर हम कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पीछा करना, चेस्ड का मतलब क्या हुआ, पीछा करना, ठीक है। चेस्ड का मतलब उस बिल्ली का पीछा किया। अब देखिए मैं इसका हिंदी मीनिंग बताता हूँ ऑप्शंस के। हिंदी मीनिंग है हमारा रैन बिफोर। रैन बिफोर मतलब हो गया उसके आगे आगे दौड़ा, नहीं। रन आफ्टर, यस, उसके पीछे दौड़ा। रन टुगेदर, साथ में दौड़ा, या रन अवे, अलग जाके दौड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा चेस्ड की जगह पे हम लिख सकते हैं रन आफ्टर, उसका पीछा किया। किसका पीछा किया, बिल्ली का। अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप इसे नोट डाउन करें, अपनी कॉपी में लिखें आपके टीचर को प्रस्तुत करने के लिए, चूँकि स्कूल्स में ये आज हो चुका है। ये आपके कंप्लीटेशन के लिए मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अब जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन समझिएगा आप। हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप अलग से नोट भी कर सकते हैं ताकि आप इसका आंसर समझ सकें। डायरेक्टली आप लोग आंसर, फोर्थ का आंसर बी, फोर्थ का आंसर सी, ऐसा ना करें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच ऑफ दिस वुड बी एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बिफोर द सेंटेंस बिलो। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और जो सेंटेंस है यस ही डज, उसके आगे एक अप्रोप्रिएट कौन सा, इनमें से कौन सा क्वेश्चन हम ऐड कर दें तो एक अप्रोप्रिएट, एक सुसज्जित, एक अच्छा सा एक शब्द बन जाए, एक पूरा वाक्य बन जाए। तो पहले मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ। यह सेंटेंस है यस ही डज, हाँ वह करता है। अब कौन सा इसमें हम प्रश्न इसमें ऐड करेंगे। हु नोज टू स्विम, कौन तैरना जानता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये तो नहीं बनेगा इसके आगे। अगर इस प्रश्न के आगे हम इस प्रश्न के आगे ये लगाएंगे तो करेक्ट नहीं बनेगा। फिर व्हेन डज टॉम स्विम, टॉम कब तैरता है, नो। व्हाट डज टॉम नो, टॉम क्या जानता है। डी इज डज टॉम नो हाउ टू स्विम, क्या टॉम जानता है कि तैरा कैसे जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डज टॉम नो हाउ टू स्विम, यस ही डज, वो जानता है, वो करता है, डज वो तैरता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा डी वाला। फोर्थ का करेक्ट आंसर इज डी। नाउ कम ऑन अ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस इन सच अ वे दैट अ सपोर्टिंग थॉट इज एक्सप्रेस्ड। जिसमें सपोर्टिंग थॉट, ये हमारा सपोर्टिंग थॉट है, वो उसे एक्सप्रेस करे, वो उसको विवरण, पूरा विवरण प्रदान करे। देन रीड आउट। हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे जो सपोर्टिंग थॉट को एक्सप्रेस करता है। तो हम फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ हमारे पास में प्रश्न है डैश देयर आर पीपल रनिंग एंड मैनेजिंग दैम। देयर आर पीपल रनिंग एंड मैनेजिंग दैम, यहाँ पर लोग बाग दौड़ रहे हैं, एंड मैनेजिंग दैम, और उन्हें व्यवस्थित कर रहे हैं। ए इन द ऑफिस,
At the computer crashed. C is wherever there are computers and computer made machines. The correct answer is wherever there are computers, जहाँ जहाँ पर कंप्यूटर हैं, there are people running, वहाँ पे लोग बाग दौड़ रहे हैं, and managing them. तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी समझ चुके हैं, कौन सा आएगा? C. C is the right answer for this one. इसके बाद में बेटा 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में 6th क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। 6th क्वेश्चन है चूज़ अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुल। एक ऐसा शब्द प्रयोग में लाएं जिससे ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए। मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण हो जाए, अर्थपूर्ण हमें लगे। तो देखें, वी लुक्ड हमने देखा, डैश द ग्लास विंडो टू सी हु वाज इन द हाउस। वी लुक्ड द ग्लास विंडो टू सी हु वाज इन द हाउस। फर्स्ट ऑप्शन इनसाइड, वी लुक्ड इनसाइड द ग्लास विंडो। वी लुक्ड थ्रू द ग्लास विंडो। थर्ड इज वी लुक्ड अंडर, इसके बाद का जो आंसर है वो लिखा है सी, अंडर द ग्लास विंडो। एंड फोर्थ इज ओवर द ग्लास विंडो। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा थ्रू। वी लुक्ड थ्रू द ग्लास विंडो टू सी हु वाज इन द हाउस। हमने किसके माध्यम से देखा, किस चीज़ के माध्यम से देखा? थ्रू द ग्लास विंडो टू सी हु वाज इन द हाउस। की क्या देखने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? ग्लास विंडो का प्रयोग किया कि उसके अंदर कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास में? थ्रू। उसके बाद में 6th क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में डियर स्टूडेंट आपके पास में 7th क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, आप अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करेंगे। 7th क्वेश्चन है विच सेंटेंस कंटेन्स अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग। यहाँ पर ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो एक दूसरे से मीनिंग अर्थात अर्थ में एक दूसरे से ऑपोजिट है, विपरीत है। मैं आपको पहले इनके आंसर समझा देता हूँ, फिर आप इसको आंसर चेकआउट करेंगे आपने क्या नोट डाउन किया है, क्योंकि एनएस में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल वाले। हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन है अ वॉग एक्सप्लेनेशन। वॉग एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है अस्पष्ट, है ना। यहाँ पे जो वर्ड आया है VAGUE, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, अज्ञात, जिसे हम नहीं जानते। अ वॉग एक्सप्लेनेशन का मतलब विवरण। समटाइम हैज़ द प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव मतलब होता है, प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सही, स्पष्ट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ऑफ कन्फ्यूजिंग पीपल, कभी कभी जब हम किसी को आधा अधूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो कभी कभी लोगों के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य बन जाता है। तो ये क्या आपस में ऑपोजिट है? यस, ये ऑपोजिट लग रहा है कि जब हम किसी को स्पष्ट उद्देश्य देते हैं, स्पष्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो कभी कभी किसी के लिए वो एक अस्पष्ट उद्देश्य देते हैं, तो कभी कभी किसी के लिए स्पष्ट होता है। नो, ये एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला ही आएगा। फिर भी मैं आपको सेकंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ भी समझा देता हूँ। अ क्लास प्रीफेक्ट इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे प्रीफेक्ट का मतलब होता है क्लास प्रीफेक्ट, क्लास के मुख्य ने बताया। इंटरेस्टेड स्नेहा, क्लास का जो हेड था उसने इंटरेस्टेड करा, बताया स्नेहा को, क्या बताया? टू कंप्लीट द जॉब व्हेन शी असाइंड टू टेक टू हर, जब उसे क्या किया गया, उसके लिए असाइंड किया गया, नियुक्त किया गया, तब उसने एक क्लास के अन्य व्यक्ति को बताया। तो ये भी सही है, ये ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे से। द टीचर रिवील्ड हु द रियल विनर वाज व्हेन शी अनाउंस द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे, टीचर ने बताया कि कौन रियल विनर है, ये भी बिल्कुल सही है, ये ऑपोजिट नहीं है। और चौथा, आई वॉज आस्क्ड टू माई स्पीच एज शॉर्ट एज एंड कंसाइज एज पॉसिबल फॉर द सेलिब्रेशन ऑन द फाइनल डे। आई वॉज आस्क्ड, मुझे कहा गया, टू मेक माई स्पीच, मेरा स्पीच बहुत छोटे से छोटा हो, शॉर्ट हो, कंसाइज हो,
एज पॉसिबल फॉर द सेलिब्रेशन ऑन द फाइनल डे। फाइनल डे पर मुझे मेरे स्पीच को छोटा से छोटा करने के लिए कहा गया। तो ये वाला भी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ये भी कोरिलेट करते हैं, ये भी कोरिलेट करता है, और फर्स्ट वाला कोरिलेट नहीं करता है, इसीलिए फर्स्ट वाला ही ऑपोजिट मीनिंग में होगा। तो इसका आंसर 7 का ए हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में 8th क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। ही स्प्रेन्ड हिज एंकल। ओके, स्प्रेन्ड का मतलब क्या होता है आपको शायद से नहीं पता है, आप लोग अलग से लिखेंगे इसके हिंदी मीनिंग्स। स्प्रेन्ड का मतलब हो जाता है मोच आ जाना, है ना। ही स्प्रेन्ड हिज एंकल। एंकल मतलब होता है टखने में, घुटने में, उसको पैर में मोच आ गई है उसकी। और ही स्प्रेन्ड हिज एंकल डैश प्लेइंग द गेम ऑफ कबड्डी। तो जब कबड्डी का गेम खेल रहा था उस समय, कबड्डी खेलते समय उसके पैर में मोच आ गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो क्या आएगा, व्हाइल, उस दौरान, है ना। सिंस तब से मोच आई है, फॉर अनिश्चित समय से, है ना। एंड तो हो ही नहीं सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, व्हाइल। व्हाइल का मतलब होता है उस समय के दौरान से ही उसे चोट आ गई है। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम साउंड एज इन क्रीम। क्रीम जब हम पढ़ें उसमें सेम साउंड निम्न में से कौन सा है। क्रीम, ग्रीड, बियर्ड, BEARD, बियर्ड, क्रस्ट एंड क्लियर। करेक्ट आंसर इज ग्रीड। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर है डी पर जाते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न में देखते हैं, चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर कौन सा पेयर आएगा, यहाँ पर कौन सा करेक्ट पेयर आएगा इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन है, माई फ्रेंड डैश मी बाय टेलिंग माई सीक्रेट टू समवन एल्स। माई फ्रेंड मेरा दोस्त, डैश मी ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मतलब होता है विश्वासित हुआ, बिट्रेड, फियर्ड एंड हेल्प्ड। तो करेक्ट आंसर इसका सुनिएगा आप। माई फ्रेंड डैश्ड मी बाय टेलिंग माई फियर टू समवन एल्स। मेरा फ्रेंड क्या सिद्ध हुआ, उसने मेरा सीक्रेट मतलब होता है मेरे राज किसी अन्य को बता दिए। तो वो क्या विश्वासी होगा, क्या नहीं होगा। बेट्रेड का मतलब होता है विश्वासघाती तो विश्वासघाती होगा। फियर्ड मतलब होता है डरा हुआ, एंड हेल्प्ड मतलब हेल्प्ड मीन्स उसने मददगार साबित हुआ। नो, तो उसका क्या होगा, बिट्रेड मतलब होता है विश्वासघाती। मेरा मित्र विश्वासघाती सिद्ध हो गया, उसने अपने आप को विश्वासघाती सिद्ध कर दिया और मेरे राज दूसरे को बता दिए। प्रश्न नंबर 11 में बच्चों, रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर दीज डेज मैनी पीपल यूजेस कंप्यूटर टू डू देयर जॉब। इस समय कई लोग अपना जॉब में कंप्लीट जॉब के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, चूज़ द करेक्ट वे टू राइट द अंडरलाइन वर्ड पीपल यूज़। यहाँ पे जो एक अंडरलाइन शब्द है वो क्या है, पीपल यूज़। इसके लिए आप कौन सा दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो हमारे पास में आया है, तो देखो, पीपल हैज़ यूज्ड, लोग बात कर चुके हैं, नो। पीपल यूज़, सेम टू सेम। पीपल, अब एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर बी वाला आएगा। क्यों वो भी बता देता हूँ मैं, बी वाला क्यों आएगा। पीपल जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हम एस और ईएस नहीं लगाते हैं। प्लूरल जो नाउन्स होती हैं उसके साथ में एस और ईएस नहीं लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी वाला। 11th का आंसर आ जाएगा बी, और ये करेक्ट आंसर बनेगा, दीज डेज मैनी पीपल यूज़ कंप्यूटर टू डू देयर जॉब। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12, चूज़ द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनियम मतलब होता है विपरीत शब्द। अंडरलाइन वर्ड का विपरीत शब्द आपको फाइंड आउट करना है। अंडरलाइन वर्ड विच इज़ मोस्ट रेलेवेंट टू द सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। देखेंगे सेंटेंस है, अ टेक्नोलॉजी कंटेन्स टू इन्वॉल्व
ए टेक्नोलॉजी कंटेन्स टू इन्वॉल्व द थिंग विच आर वैल्यूबल टुडे मे नॉट बी थ्रोन अवे टुमारो। अब इसका मीनिंग ये होता है टेक्नोलॉजी ने उस टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस टू इवॉल्व, टेक्नोलॉजी आज के समय में उस चीज़ को इवॉल्व कर रही है। द थिंग्स विच आर वैल्यूबल टुडे, जो चीज़ें आज महत्वपूर्ण है वो मे बी थ्रोन अवे टुमारो। इसका मतलब होता है मे बी थ्रोन अवे टुमारो। टेक्नोलॉजी निरंतर आज क्या कर रही है, विकास करती जा रही है। जो चीज़ आज महत्वपूर्ण है वो कल फेंकी भी जा सकती हैं। इसका मतलब अवे थ्रोन टुमारो, वो कल फेंकी भी जा सकती हैं। अब आपको ये निर्धारित करना है कि वैल्यूबल को हटाकर कौन सा हम यहाँ पर शब्द प्रयोग, जो आज महत्वपूर्ण है वो कल फेंकी भी जा सकती हैं। आज जो है ना विच आर वैल्यूबल टुडे, वैल्यूबल जो थोड़ी वैल्यूबल है ना। अब देखेंगे और यहाँ पर उसका वैल्यूबल का आपको ऑपोजिट लेना है। ऑपोजिट यहाँ पर उसका सेम मीनिंग नहीं लेना है, नहीं तो आप वैल्यूबल का महत्वपूर्ण होता है तो आप यहाँ पर बेनिफिशियल लगा देंगे, बेनिफिशियल और लाभप्रद वाला, तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों आपको इसका ऑपोजिट लेना है जो इसको बेनिफिट करे। तो अब देखो बेनिफिशियल नहीं, फ़ायदेमंद नहीं। रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक। फिर है ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित। देखो वैल्यूबल महत्वपूर्ण और अप्रचलित। और हाई प्राइस्ड, हाई प्राइस्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा। तो यहाँ का करेक्ट आंसर आएगा एब्सोलेट। ओके, एब्सोलेट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी वाला। और सी इसका देखो फिर क्या बनेगा, टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस टू इन्वॉल्व द थिंग्स विच आर वैल्यूबल टुडे, जो आज अप्रचलित हैं उन्हें कल फेंका भी जा सकता है। मतलब महत्वपूर्ण से उसको क्या बना दिया गया, अप्रचलित। अप्रचलित मतलब जिसका आज काम नहीं है उसे कल फेंका भी जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 आपका रहेगा, डू नॉट यूज़ द मेडिसिन इफ़ द प्रिंटेड नेकबैंड इज़ मिसिंग और ब्रोकन। कभी भी मेडिसिन को यूज़ ना करें इफ़ द प्रिंटेड नेकबैंड, उस पर जो छपा हुआ जो उसका लेवल्स होते हैं वो मिसिंग है ना। ये उसने कह दिया कि कभी भी प्रयोग में ना लें, डू नॉट यूज़ द मेडिसिन। नाउ अब इसका जो 13वां को कंप्लीट करने के लिए प्रश्न बनता है वो क्या बोल रहा है ये देखेंगे। 13th क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में जो प्रश्न बना है वो प्रश्न है, द सेंटेंस अबव कैन बी रिटन एज। इस सेंटेंस को है ना कि अगर उस पर लेबल नहीं है तो उसे ना खरीदें, उसको यूज़ ना करें। उसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, वी आर नॉट यूजिंग, नो हम तो उसने क्या, वी आर नॉट यूजिंग द मेडिसिन इफ़ द प्रिंटेड नेकबैंड इज़ मिसिंग और ब्रोकन। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, वी आर नॉट यूजिंग, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि उसने क्या बोला है, डू नॉट यूज़, ना करें। तो वी आर नॉट तो हो ही नहीं सकता है। द मेडिसिन मस्ट नॉट बी यूज इफ़ द प्रिंटेड नेकबैंड इज़ मिसिंग और ब्रोकन। यस, मेडिसिन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर उसका प्रिंटेड नेकबैंड ब्रोकन है या फिर मिसिंग है। यही करेक्ट आंसर है। द मेडिसिन कैन नॉट बी यूज, कैन नॉट तो हो ही नहीं सकता है कि उसका प्रयोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर उस पर नेकबैंड नहीं है तब भी उसको फाड़ के कोई को खा सकता है, कोई व्यक्ति खा सकता है, तो वी कैन यूज़ दैट वन। तो एंड द लास्ट वन, द मेडिसिन विल नॉट बी यूज, है ना, नहीं होगी, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, बिना नेकबैंड के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो उस सेंटेंस में जो हमने ऊपर पढ़ा है उस सेंटेंस का जो प्रॉपर मीनिंग है जिसे इसमें लिखा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, बी वाला 13th का। उसके बाद में बच्चों, चूज़ अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। यहाँ पर एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए वर्ड को सिलेक्ट करना है। आई रिमाइंडेड डैश टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला, आई रिमाइंडेड देम। ओके, मैंने उन्हें याद दिलाया, आंसर इज सी। उसके बाद में 15वां प्रश्न हम करेंगे। 15वां प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। एक फिर से एक नया शब्द सिलेक्ट करना है, तो वो भी आप समझ लें। द चीता द फास्टेस्ट एनिमल ऑन इट्स अर्थ, नोन फॉर डैश टेंडेंसी टू टायर क्विकली। जो चीता होता है, चीता तो सभी जानते हैं, है ना। चीता द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, हमारी पृथ्वी का सबसे तेज प्राणी। इट्स ऑल्सो नॉन फॉर, वह उस चीज़ के लिए भी जाना जाता है कि वो बहुत जल्दी क्विकली टायर हो जाता है, बहुत जल्दी थक भी जाता है, हाँफने लगता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए इट्स एंड देयर, तो इसके करेक्ट आंसर आएगा इट्स। इट्स क्यों आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ITS और IT एपोस्ट्रोफी S बताया, जो
जो ये है इट्स है, ये है प्रोसेसिव प्रोनाउन है। ये वाला जो ये है ये प्रोसेसिव प्रोनाउन है, ITS। प्रोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी भी एक्चुअली जैसे नाउन के बदले में हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो चीता की बात कर रही थी अपन ने, इट है ना, इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स प्रोनाउन। उसकी विशेषता बता रहे हैं किसकी, चीता की। दैट्स वाई अपन यहाँ पर इट इज़ लिख रहे हैं। और जो इट इज़ है ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये वाला जो बी वाला है कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा कौन सा आएगा, ए वाला मोस्ट। तो चीता बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट एनिमल है हमारी पृथ्वी का, और वह उसकी कौन सी प्रवृत्ति, टेंडेंसी, जो टेंडेंसी मतलब क्या होता है, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। अगर आपसे पूछा जाता है, आपके टीचर पूछते हैं, आप बिल्कुल एक एक चीज़ का हिंदी में जवाब दें, और आप कमेंट करके आपको जो समझ में नहीं आ रहा है कोई सा क्वेश्चन, आप कमेंट ज़रूर कीजिए डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्त। और उसके बाद में आप कमेंट कीजिए और मैं आपको कमेंट में ही आपको इसका मीनिंग आपको सेंड करूँगा, आपको सॉल्यूशन और भी ज़्यादा, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट कीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको और मुझसे कौन से वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूं, मेरा पढ़ाने का ट्रिक कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। चलिए अब अपन जाते हैं 16th क्वेश्चन पर। हमारा जो 16th क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर एक सेंटेंस हमारे को दिया गया है, उसके लिए करेक्टली स्पेल्ड शब्द लेना है अपने को। कौन सा करेक्टली स्पेलिंग वाला शब्द यहाँ पर हम इस खालिस्तान में हम पुटअप करेंगे। बच्चों आप 10वीं में हो, लेकिन आपके लेवल से बहुत हाई लेवल का मुझे प्रश्न पत्र दिख रहा है, क्योंकि आप अभी कुछ समय पूर्व आपने त्रैमासिक परीक्षा दी। त्रैमासिक परीक्षा में आपने सारे प्रश्नों को YouTube से डाउनलोड कर लिए, और उसके बाद में आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम दे दिए। फिर भी उसके बाद भी आप लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करते पाए, अपना परफॉर्मेंस आपका बेटर नहीं रहा। तो इसीलिए इतना सिंपल पेपर, इतना सिंपल ग्रामेटिकल पोर्शन आया, उसके बाद भी आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला पाए। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी बच्चों। चलिए हम आगे जाते हैं। सरला हैज़ गॉन टू अटेंड द स्कूल फेस्टिवल, नो गलत लिखा है। सेरेमनी स्पेलिंग गलत लिखी है। एनिवर्सरी ANNIVER एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम किस पे, इसमें करेक्ट आएगा एनिवर्सरी। ओके, C इज़ द राइट आंसर। फेस्टिवल का मतलब देखो, सरला हैज़ गॉन ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। टू अटेंड द स्कूल, सरला अपने स्कूल के एनिवर्सरी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जा चुके हैं, तो इसमें एनिवर्सरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन है ना। एंड सेरेमनी का मतलब क्या होता है, समारोह। एनिवर्सरी का मतलब होता है वर्षगांठ, और प्रोग्राम का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, कार्यक्रम, है ना बच्चों। अब 17वें प्रश्न पर अपन जाते हैं। 17वां प्रश्न अपन कंप्लीट करते हैं। 17वां प्रश्न हमारा है, द फुटबॉल टीम लॉस्ट हर्ट, है ना। फुटबॉल टीम लॉस्ट हर्ट आफ्टर देयर कैप्टन वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द गेम। फुटबॉल टीम का बिल्कुल अपना आपा खो चुकी थी, उसका हृदय टूट गया था। क्यों? क्योंकि जब वो क्या कर रहे थे, उनका जो कैप्टन था इंजर्ड हो गया। इंजर्ड का मतलब बच्चों जानते हैं आप, इंजर्ड का मतलब होता है घायल हो जाना, वाउंड्स है ना, उस पर घाव हो जाना जब कोई व्यक्ति के, वाउंडेड। तो जब उसका कैप्टन घायल हो गया तो वो लॉस्ट हर्ट। अब देखें, ये प्रश्न हमारे पास में सेंटेंस था। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सेंटेंस को क्या सॉल्व करना है ये देखेंगे। चूज़ द ऑप्शन दैट कन्वेज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इन द सेंटेंस। यहाँ पर ये अंडरलाइन सेंटेंस क्या है, लॉस्ट हर्ट। इसका जो करेक्ट मीनिंग बताता है इन 4 ऑप्शन में से, वो हमको सेटअप करना है। अब लॉस्ट हर्ट का मीनिंग आप समझ लेना, बिल्कुल दिल हार जाना, हार मान लेना, है ना। लॉस्ट हर्ट का मीनिंग मैंने क्या बताया, दिल हार जाना या हार मान लेना। फुटबॉल टीम के सभी लोगों ने हार मान ली थी, क्योंकि उनका जो कैप्टन था उसको वो इंजर्ड हो गया था। तो जब कैप्टन इंजर्ड हो गया तो हार मान ली। अब इसको बेटा आपको लॉस्ट हर्ट का मीनिंग समझना है। तो मैं आपको मेरे डियर स्टूडेंट सबको बताना चाहूँगा, क्लास 11th के सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे। पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसीलिए ही मैं इस YouTube को, जो अब बहुत समय का बन जाएगा, करीब 1 घंटे से ऊपर का बन जाएगा रिकॉर्डिंग करते करते, और मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। देखेंगे
अब इसमें लॉस्ट, रन अवे का मतलब होता है बाहर। अभी जैसे अपन ने देखा था रन अवे, डॉग वाला आया था, डॉग उसकी कैट के पीछे, तो रन अवे नो। टुक ऑफेंस का मतलब होता है बहुत नाराज़ हुए, आक्रामकता दिखाई जब उनके कैप्टन को ऑफेंस, मतलब जब वो बाउंस हो गए, उसको इंजर्ड हो गया। मेड अ मिस्टेक, उन्हें ऐसा लगा कि हमने गलती हो गई। एंड फेल्ट डिस्करेज्ड, यस, बहुत निराश हो गए, है ना, लॉस्ट हार्ट, उनका दिल टूट गया। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी वाला। अब समझ में आया कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। इट इज़ टू, मतलब बहुत बच्चों ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे आगे जाके। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 हम देखते हैं। चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा एक सेंटेंस आएगा। एक्चुअली जब हमारे बच्चों ने, हमारे डियर स्टूडेंट्स ने ये क्लास में किए थे तो वो बच्चे हमारे कर सके थे, लेकिन फिर भी जो मेरे अदर स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे अदर सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे अदर जो सीनियर्स हैं, अपने अपने भाई बहनों को ये वीडियोस देखेंगे, उनके लिए शेयर करेंगे, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ध्यान से पढ़ाई करें और चीज़ों को, ये जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ इसको समझें भी, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन और उसका आंसर लिख सकता था, डायरेक्टली बता सकता, जैसे अदर यूट्यूबर्स करते हैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर एंड व्यूज़ प्राप्त करने के लिए, है ना, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। चूज़ द करेक्ट पेयर। ओके, यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग कौन सी आएगी वो फाइंड आउट करना है। व्हेन द कार इज़ स्टैंडिंग स्टिल, जब कार खड़ी थी, स्टिल स्थिर, स्थिर, है ना। इट इज़, वह क्या है। इट इज़ स्टेशनरी, STATIONARY, नो। ये स्टेशनरी का मतलब होता है, ये जो स्टेशनरी फर्स्ट नंबर पर है, ये कौन सा होता है, जहाँ पर हमको पेन मिलता है स्टेशनरी की दुकान पे, हम अब कटर, रबर, पेंसिल, कागज़ संबंधी जो स्टेशनरी रहती है वो स्टेशनरी में NERY आता है। क्या आता है, NER और Y आता है। लेकिन जो स्थिर होता है, क्योंकि कार अभी कहाँ पे खड़ी है, स्थिर खड़ी हुई है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, स्टेशनरी, STATIONARY, है ना, NARY। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, बी वाला। इससे पहले का कौन सा आता, डी वाला, है ना, फेल्ट डिस्करेज्ड। उसके बाद में बच्चों 18वें के बाद 19वें पे जाते हैं। अब मैं थोड़ी अपनी गति बढ़ा रहा हूँ, है ना, आप समझेंगे भी, नोट भी करेंगे। माई आंट लिव्स इन ए हाउस ऑन स्टीप हिल, इट वॉज arduous journey up to the hill to reach the house, but seeing a puffing and painting, my aunt served us cool and refreshing lemonade. हिंदी मीनिंग समझा देता हूँ। माई आंट, मेरी दादी, मेरी चाची है, मामी। माई आंट लिव्स इन अ हाउस ऑन ए स्टीप हिल। स्टीप हिल का मतलब आप समझेंगे बच्चों, स्टीप हिल का मतलब होता है एकदम खड़ी, और हिल मतलब क्या होता है, पहाड़ी पर। मेरी चाची का घर पर एक खड़ी पहाड़ी पर है। इट वॉज एन एडोरमस जर्नी, ये बहुत ज़्यादा एडोरमस का मतलब होता है कठिन, है ना, ये बहुत कठिन जर्नी थी। जर्नी मतलब सभी जानते हैं, जर्नी मतलब क्या होता है, यात्रा। ये मेरे लिए बहुत कठिन जर्नी थी। अप द हिल, कि मैं हिल पर चढ़ूँ, टू रीच हर हाउस, उसके घर पे पहुँचने के लिए। बट सीइंग अस पफिंग, लेकिन जब हम पहुँचे हमें बहुत ज़्यादा पफिंग मतलब क्या होता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, फुसफुसाना, या फिर हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, घबरा रहे थे। एंड पेंटिंग मतलब हाँफ रहे थे, है ना। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे मेरी चाची के घर पे, जब मैं ऊपर पहुँचा तो जब उन्हें हमें पफिंग देखा और पेंटिंग देखा, माय आंट सर्व्ड, मेरी आंट ने हमें सर्व किया कूल, ठंडा, एंड रिफ्रेशिंग लेमनोड। रिफ्रेशिंग मतलब होता है पुनः ताज़ा कर देने वाला, नींबू का जूस, नींबू एंड लेमन जूस। ओके, लेमनोड, आप इतना वो समझ लो। इन दिस अबव सेंटेंस ऑडियस पी प्रोबेबली मीन्स, मैंने बताया ऑडियस कौन सी जर्नी बताई थी, कठिन, है ना, कठिन बताया आपको, है ना। अब इसका मतलब यहाँ पे पूछ लिया गया उसने, बट अब देखें मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ बच्चों, आप करेंगे। फन एंड एक्साइटिंग, बहुत फन वाली जर्नी थी क्या, बहुत मज़ा आया उनको। नो। टॉर्नी एंड ट्रिकी, टॉर्नी मतलब बच्चों, टॉर्नी नुकी, हाँ, कांटेदार जर्नी थी,
एंड ट्रिकी, बहुत आड़ी टेढ़ी इधर उधर मुश्किल, नो। डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग, बिल्कुल सही, टायरिंग थका देने वाली जर्नी, क्योंकि उनका घर बहुत ऊंचाई पर स्थित था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। एंड वाइल्ड तो डेंजरस तो था ही नहीं, इट इज़ नॉट, ओके। तो करेक्ट आंसर आप क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ओके। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न जाते हैं। 20वां प्रश्न हमारा, गिवन बिलो आर द 4 sentences, choose the right sequence in which the sentence have to be arranged to read meaningfully, okay। अब यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको एक के बाद एक सेंटेंस को अरेंज करना है कि कौन सी घटना पहले हुई। मेरे सभी विद्यार्थियों का नाम मैं अपने लाइव वीडियो में ले सकता हूँ, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें मैं अपने सारे स्टूडेंट्स का नाम भी ले सकता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाला बच्चा है वो है नितिन पिता शांतिलाल जादव, वो मेरे स्कूल का टॉपर बच्चा है। और अब की बार मेरे वीडियो में जितने ज़्यादा मतलब बच्चे कमेंट्स करेंगे और उनके परसेंटेज बताएंगे 9th के, मैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम मेंशन करूँगा डेफिनेटली, क्योंकि आप हमारे आने वाले समय के, आप ही हमारे सन्स एंड स्टार्स हैं। सन मतलब सूर्य और स्टार मतलब तारे, ओके। अब देखेंगे 36 को। अनीता एंड मधु मेड अ पेपर बोर्ड, अनीता और मधु ने पेपर बोर्ड बनाया। पेपर बोर्ड मतलब कागज़ की नाव बनाई। नेक्स्ट डे द हाउसेस वर सराउंडेड बाय द रेन, और नेक्स्ट डे द हाउसेस वॉज सराउंडेड बाय द रेन, अगले दिन, दूसरा सेंटेंस है, अगले दिन पूरा हाउसेस चारों ओर से पानी से घिर गए। इट रेन्ड हैवली एट द नाइट, रात में बहुत पानी गिरा। एंड दे सेल्ड द बोट, है ना, सेल्ड मतलब उन्होंने तैराया, आगे बढ़ाई, द बोट इन द रेन वाटर। अब देखो इसका जो करेक्ट वो बनेगा हमारे पास में, वो हम देखते हैं कौन सा बनेगा। करेक्ट वाला जो बनेगा उसको हम देख रहे हैं, करेक्ट जो बनेगा वो कौन सा बन रहा है इस बार। करेक्ट वाला जो हमारे पास में आ रहा है वो कौन सा, अब देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आएगा इट रेन्ड हैवली इन द नाइट, रात में बहुत पानी गिरा, ठीक है। कौन से नंबर का आएगा, तीसरा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे द हाउस वर सराउंडेड बाय द रेन वाटर, अगले दिन पानी, जो पूरे घर बाहर किससे भर गए, कौन से वाटर से भर गए, रेन वाटर, पानी के बारिश के पानी से भर गए। उसके बाद में अनीता और मधु ने क्या बनाई, एक कौन सा वाला, ये वाला, अनीता और मधु ने क्या बनाई, एक पेपर बोर्ड बनाई। पेपर बोर्ड का मतलब क्या होता है, अभी मैं जैसे बताया, कागज़ की नाव बनाई। और आखिरी में हमने क्या देखा कि उन्होंने क्या किया, उसको तैराया, ठीक है। हमने देखा कि उन्होंने उसको सेल्ड द बोट्स इन द वाटर। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी वाला राइट आंसर आएगा इसका। उसके बाद में इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग इस अंडरलाइंड वर्ड इज़ नॉट अ वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। आपको बताना है इसमें से कौन सा क्रिया नहीं है। क्रिया मतलब जो करता, कार्य करता है, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ, देखो, ही फील्स मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब क्या होता है, जैसे अपन देख रहे हैं मिजरेबल, ही फील्स मिजरेबल, मिजरेबल मतलब दुखी, है ना। फिर एंजेला इज़ ए प्रिटी गर्ल, प्रिटी इट्स एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसमें प्रिटी जो करेक्ट आंसर आया है वो प्रिटी, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, बी वाला। एंड लाइक इज़ ऑल्सो अ वर्ब, स्लेप्ट इज़ ऑल्सो अ वर्ब, द करेक्ट आंसर इज़ बी। ओके बच्चों, अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 में हम जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 को कंप्लीट करने के लिए चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस को मीनिंगफुली कंप्लीट करना है, और उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ। द रियल थीफ वाज कैप्चर्ड, रियल थीफ मतलब होता है जो वास्तविक चोर था उसे कैप्चर कर लिया, कैप्चर मतलब उसको पुलिस ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। एंड द इनोसेंट पीपल वर, और जो इनोसेंट पीपल थे, इनोसेंट मतलब क्या होता है, जो निर्दोष लोग थे, उन्हें पुलिस के द्वारा क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब देखो, रिलीज, रेफर्ड, रिलीड एंड रिलेटेड, तो रिलेटेड तो हो ही नहीं सकता है ना, रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित, किसी भी चीज़ से संबंधित। और फिर इसके बाद में रिलेट, रिलेट का मतलब होता है आगे बढ़ा देना, उन्हें प्रसारित कर दिया, है ना। रिलेट जो है उसका मतलब प्रसारित कर देना। रेफ़र, रेफ़र कर देना मतलब होता है आगे भेज देना, रेफ़र करना, जैसे कोई बीमार हो जाता है उसको हम रेफ़र करते हैं, तो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप से। और रिलीज़, रिलीज़ कर देना मतलब उन्हें छोड़ दिया। तो करेक्ट आंसर बच्चों आप समझ सकते हो, उन्हें छोड़ दिया, तो क्या आंसर आएगा इसका, ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, 22 का ए राइट आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में चूज़ द वर्ड दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली, फिर से बताना है एक सेंटेंस को अर्थपूर्ण बनाने के लिए कौन कौन से शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो डियर बच्चों, अभी चेंज आया है,
इसमें आया है इमरान, वाई डिड यू गिव मी द बुक, आपने मुझे बुक क्यों दी। सिमरन, आई गेव इट टू यू बिकॉज सलमा आस्क्ड टू मी, मुझसे सलमा ने कहा था इसीलिए मैंने तुमको दे दी। बिकॉज इज़ द राइट आंसर। ओके बच्चों, बिकॉज इज़ द राइट आंसर, सो तो हो नहीं सकता है इसीलिए। आई गेव इट टू यू सो सलमा सेड नो, इट्स नॉट अ रीज़न, इट्स रीज़न बट क्यों, उसके लिए बिकॉज यहाँ पर एंड और अनलेस यदि नहीं, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 23 का डी वाला। अब बच्चों आप लोगों ने जो अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट किया होगा, मैं इसको 24 का आपको समझा देता हूँ। वी अटैच्ड कलर्ड buttons to the children's collar according to their group's names said the group leader। इसका हिंदी मीनिंग होता है वी अटैच्ड कलर बटन्स, हमने क्या करा है, कलर बटन को अटैच किया। अटैच करना मतलब उसमें लगाया है। टू द चिल्ड्रंस कॉलर्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स नेम, हमने बच्चों के कॉलर में उनके ग्रुप के नेम से के आधार पर क्या लगाई हैं, कलर बटन लगाए। ऐसा किसने कहा, ग्रुप लीडर ने कहा। अब देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मतलब कहाँ पर हम फुल स्टॉप, कॉमा, अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा, है ना, ये सब कहाँ पे लगा रहे हैं, कौन से अपोस्ट्रोफीज। तो यहाँ पर बच्चों इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली यहाँ से देखिए, कॉलर्स में कभी ऐसा नहीं होता है ना, अपोस्ट्रोफी एस पहले और आर के बाद पहले लगता है। यहाँ पर चिल्ड्रंस, इसके बाद में चिल्ड्रंस, ये देखेंगे चिल्ड्रंस कॉलर्स, यहाँ पे कॉलर्स लिख दिया है और यहाँ पे चिल्ड्रंस कॉलर्स लिख दिया है। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर हमारे पास में आएगा वो आएगा सी वाला। कैसे, वो भी सुन लेंगे आप। वी अटैच्ड कलर्ड बटन्स टू द चिल्ड्रंस कॉलर, ठीक है, चिल्ड्रंस कॉलर देखेंगे यहाँ पे REN चिल्ड्रंस कॉलर्स। कॉलर्स कैसा लिखा है, कॉलर्स में अपोस्ट्रोफी नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर भी यहाँ पर चिल्ड्रंस में लिखा है, लेकिन कॉलर्स अपोस्ट्रोफी एस के बाद में लगा दिया, जब क्यों गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी वाला। बहुत बच्चों आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई करें, आपको बहुत पढ़ना है। अब 25 का आंसर देखते हैं। 25, चूज़ अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। चिल्ड्रन इज ए प्लूरल मतलब बहुवचन, किसका, चाइल्ड का, CHILD, चाइल्ड का प्लूरल इज चिल्ड्रन आर। ओके, सबको पता है चिल्ड्रन आर, करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, चिल्ड्रन आर। फिर उसके बाद में 26 हमारे पास में जो प्रश्न है, चूज़ अ वर्ड टू द कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, इस सेंटेंस को मीनिंगफुली करने के लिए, फिर से अर्थपूर्ण बनाने के लिए। द क्लब मेंबर्स डैश देयर क्लिम्ब अप माउंटेन एवरेस्ट नेक्स्ट मंथ। द क्लब मेंबर्स आर प्रिपेयर्ड। ओके, क्लब मेंबर्स रेडी हो चुके हैं किस चीज़ के लिए, टू क्लिम्ब अप चढ़ने के लिए, टू द माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट मंथ, है ना, प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सिंपली आपको बता देता हूँ कौन सा है, डी वाला। उसके बाद में 27 नंबर पर क्वेश्चन है, चूज़ अ वर्ड टू द कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। फिर से 27 पे आ गए हैं। अब इसका हिंदी मीनिंग आपको समझा रहा हूँ बच्चों। लैंडलॉक्ड भूटान इज़ सिचुएटेड, लैंडलॉर्ड भूटान मतलब भूबद्ध भूटान कहाँ पर है, सिचुएटेड डैश ऑन द ईस्टर्न हिमालयाज एंड इट इज़ मोस्टली माउंटेनियस एंड हैवीली फॉरेस्ट, जो कि पूरी तरीके से माउंटेनियस है, पर्वतीय इलाका है और हैवीली फॉरेस्टेड है, वहाँ पे बहुत जंगल है, फॉरेस्टेड है। तो वहाँ पे ऑन इन प्रपोजिशंस का प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ऑन इन एट और टू। तो ऑन तो हो ही नहीं सकता है, जो भूबद्ध भूटान है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ईस्टर्न हिमालय, तो इन द ईस्टर्न, क्योंकि उसके अंदर स्थित है, उसके ऊपर नहीं, है ना। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, इन, मतलब कौन से नंबर का आएगा, बी वाला। बच्चों आप बहुत पढ़िए, बार बार आपको ये कह रहा हूँ। अब अगले 28 पे जाते हैं। 28 है हमारे पास में, चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, आई फाइंड माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक को फाइंड किया। आई कैन नॉट फाइंड माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक कहीं पर नहीं मिली, तो कहीं पर नहीं मिली मतलब एनीवेयर। आई हैव लुकड इट फॉर एवरीवेयर, मैंने उसे सब जगह पर ढूंढा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी वाला। इसके बाद में 29 पर जाते हैं। 29 पे, इफ़ यू डोंट स्टार्ट नाउ, अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, यू वॉन्ट अराइव इन टाइम, आप
अराइव नहीं पहुंच पाएंगे अपने समय पर। ये प्रश्न हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है समझेंगे। चूज़ द करेक्ट वर्ड, करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस बिलो द सेम मीनिंग। अब बताना है इसके जैसा सेम मीनिंग यहाँ पर कौन सा है ना। अब देखो, यू वॉन्ट अराइव इन टाइम, आप समय पर नहीं पहुँच सकते हैं, है ना। एंड बिकॉज यू स्टार्ट नाउ, अगर आप अभी स्टार्ट कर लिया इसीलिए। नो, अनलेस यू स्टार्ट नाउ, अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। बिफोर यू स्टार्ट नाउ, आपके स्टार्ट करने से पहले। एंड अनटिल यू स्टार्ट नाउ, जब तक अभी आप स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको मिलेगा वो यदि आप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यदि नहीं मतलब अनलेस, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, बी वाला। यू वॉन्ट अराइव ऑन टाइम अनलेस यू स्टार्ट नाउ। ओके बच्चों, उसके बाद में प्रश्न नंबर 30 कंप्लीट करवा देता हूँ आपको मैं। प्रश्न नंबर 30, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी ऑफ द आइलैंड आर रिजर्व्ड एरिया फॉर द ट्राइबल ग्रुप, है ना। ट्राइबल ग्रुप के लिए, ट्राइबल ग्रुप का मतलब होता है जनजातीय जो समूह हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने जो मैनी ऑफ दिस आइसलैंड हैं, आइसलैंड मतलब द्वीप हैं, उनको रिजर्व्ड कर दिया है, रिजर्व्ड क्षेत्र बना दिया उनके लिए। रिजर्व्ड मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसे, रिजर्व्ड को हिंदी आरक्षित क्षेत्र बना दिए हैं उनके लिए, संरक्षित कर दिए हैं। अब देखेंगे इसका सेम मीनिंग। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली रीराइट अबव द सेंटेंस, जो करेक्टली रीराइट कर रहा है उसको, है ना, बिल्कुल सही बताता है, उसके जैसा ही बताता है, उसका अर्थ चेंज नहीं होता है। मैनी ऑफ दीज आइलैंड्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नहीं, है ना, एज रिजर्व्ड एरिया फॉर द ट्राइबल ग्रुप। नो, मैनी ऑफ दीज आइलैंड्स हैड बीन डिक्लेयर्ड एज ए रिजर्व एरिया फॉर द ट्राइबल ग्रुप। हैड बीन भी नहीं, हो चुके थे भी नहीं, है ना, और हो चुके हैं भी नहीं, क्योंकि अब किया है उसको, हैज़ डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है। और हैज़ बीन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर फॉर समय बताना पड़ेगा ना हमको। हैज़ बीन कब लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाते हैं, तो यहाँ पे समय बताना पड़ेगा। तो ए वाला नहीं हो सकता, बी वाला भी नहीं हो सकता, सी वाला देखेंगे। मैनी ऑफ दिस आइलैंड्स आर डिक्लेयर्ड एज, आर भी नहीं हो सकता। मैनी ऑफ दिस आइलैंड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज, है ना, हैव बीन declared as reserved area for tribal groups by the government, union government. D is the right answer. इसका आंसर आप डी समझ लेना। एक बार में बच्चों नहीं समझ में आती हैं चीज़ें, इतना अलग है थोड़ा। ओके, अब 30वें प्रश्न के बाद में प्रश्न क्रमांक 31 के से कंप्लीट करने के लिए आपको इस स्टोरी को समझना पड़ेगा। चलिए आपको मैं स्टोरी समझा देता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, बहुत जल्दी। ओके, ध्यान से समझना, क्योंकि प्रश्न आपको ही बताने हैं, अब जल्दी हो जाएगा। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, हु लिव्ड इन अ सिटी, जो एक सिटी में रहता था, हैड टू पुट अप विद द नॉइसेंस ऑफ हैविंग बॉय प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट आउटसाइड हिज हाउस अंडर द स्ट्रीट लाइट। हैड टू पुट अप विद द नॉइसेंस, है ना, उसे क्या करना पड़ा, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। विद द नॉइसेंस, है ना, नॉइसेंस मतलब क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। ऑफ हैविंग बॉय, वहाँ पर किसकी आवाज़ आती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, एक बूढ़ा व्यक्ति परेशान हो गया। किस चीज़ के लिए परेशान हो गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। किस चीज़ की आवाज़ आती थी, कि वहाँ पे जो बॉयज़ थे प्ले क्रिकेट करते थे स्ट्रीट पर, उसके घर के बाहर एक सड़क थी, और हाउस अंडर द स्ट्रीट लाइट के नीचे क्या करते थे, खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। इसलिए वो जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया उनकी कोलाहल से। एट नाइट, रात में, वन इवनिंग व्हेन द बॉयज़ वर पर्टिकुलरली नॉइसी, जैसे हमेशा की तरह वो चिल्ला रहे थे। ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं सका, एक रात को तो बिल्कुल नहीं सो सका वो बूढ़ा ओल्ड मैन, है ना बच्चों। सो ही वेंट आउट टू टॉक टू देम, तो वो बाहर निकला, उसने क्या सोचा है कि मैं उनसे बात करता हूँ। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज वेरी हैप्पी wherever he could see or hear boy playing for his favorite game। और जब वो बाहर गया उसने बच्चों का एक्सप्लेन किया, उसने क्या बोला उनसे, he explained कि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जब वो आप लोगों को सुनता है और आप लोगों को देखता है कि आप उस बूढ़े व्यक्ति का फेवरेट गेम खेल रहे हैं। उसने ऐसा बोला, जिसको बहुत बेकार लगता था जब उसकी आवाज़ें आती थी बच्चों की, उसे बहुत बेकार लगता था। उसके बाद में, और क्रिकेट
उसने कहा कि जो मेरा फेवरेट गेम है क्रिकेट, मैं जब आपको देखता हूँ और आपको सुनता हूँ, आपकी आवाज़ सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जो बहुत ज़्यादा उसे अंदर से बेकार लगता था उनकी आवाज़ सुन के, सो नहीं सका। देखो कुड नॉट स्लीप लिखा है ना। एंड ही सेड, उसने कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा, ही सेड ही वुड गिव 25 रुपीज़ ईच वीक। उसने कहा मैं आपको प्रति सप्ताह 25 रुपीज़ दूंगा, 25 रुपये दूंगा, टू प्ले ऑन द स्ट्रीट एट नाइट। जब आप रात में आप खेलने आते हो तो आपको हर सप्ताह में 25 रुपये दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज़ सुनता हूँ, आपको जब खेलते हुए देखता हूँ तब। एंड द बॉयज़ वर थ्रिल्ड, बच्चों को बहुत उत्साहित हो गए बच्चे, है ना, बहुत रोमांचित हो गए कि ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, अंकल क्या कह रहे हैं, हमको 25 रुपये देंगे हर वीक में। आफ्टर दैट दे वर बीइंग पेड टू डू समथिंग दे इन्जॉयड। उनको तो उसके लिए पैसे मिल रहे थे जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, जब पहला समय बीता, पहला सप्ताह बीता, दे नॉक्ड एट द ओल्ड मैन्स हाउस एंड आस्क्ड टू बी पेड। बच्चे उस ओल्ड मैन के घर गए, जैसा कि उसने बोला था कि मैं हर सप्ताह आपको 25 रुपये दूंगा। वो ओल्ड मैन के घर पे गए और उसे बोला कि सर पैसे दीजिए। ही डिड सो, उसने ऐसा किया। द सेकेंड वीक, दूसरा सप्ताह, दे वेंट एंड आस्क्ड फॉर द पेमेंट। वे वहाँ पे गए और अपनी पेमेंट के बारे में पूछा। दे सेड ही हैड रन आउट ऑफ मनी। उसने कह दिया, उस व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने कह दिया कि ही हैड रन आउट ऑफ मनी, उसके पास में पैसे थोड़े कम हो गए, ख़त्म हो गए। सेंट देम अवे फॉर ओनली 50 रुपीज़। और उन्हें कितने रुपए के साथ में भेज दिया, बच्चों को रवाना कर दिया, 15 रुपये, 25 से 15 पे आ गया अगले सप्ताह में वो बूढ़ा व्यक्ति। द बॉय वर वेरी डिसअपॉइंटेड, उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा महसूस हुई। फिर उसके बाद में बट मतलब लेकिन, बट वेर इज ओके, बट दे वर नॉट मच दे कुड ओके बट देयर वर नॉट मच दे कुड डू अबाउट इट। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे ना आगे। द फोर्थ वीक द मैन सेड ही कुड नॉट ऑफर टू पे मोर देम 25 रुपीज़ एज ही हैड प्रोमिस्ड। अगले जब चौथे सप्ताह बच्चे गए, बॉयज़ वहाँ पे गए, और उससे क्या, उसने, बूढ़े व्यक्ति ने क्या कह दिया कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपको 25 रुपये देने का, मैं अब नहीं कर सकता। बट गिव देम अ 5 रुपीज़ ईच वीक, मैं अब आपको 5 रुपये दूंगा विदाउट फेल। अपनी बात को बिना असफल हुए मैं आपको 5 रुपये दे। द पेमेंट वॉज टू लिटिल फॉर द बॉयज़। अब बच्चों के लिए इतनी छोटी सी पेमेंट 5 रुपये, उनको ऐसा लगा कि हम क्यों ऐसा करें, ये इसको तो इसने हमको, इस बूढ़े व्यक्ति ने हमको बोला था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट गेम है, आप खेलने आता हूँ, मैं 25 दूंगा, 25 से 15 पे, वो 15 से 5 हो गया, है ना। अब देखो उनके लिए, फिर उसने बोला यू एक्सपेक्ट, बच्चों ने बोला यू एक्सपेक्ट अस टू प्ले 7 days इन अ वीक फॉर अ मीसली 5 रुपीज़। आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, इस बात की आशा करते हैं कि मैं आपको 7 days, हम आपको 7 days यहाँ पर खेल के बताएंगे और सिर्फ 5 रुपये आप दोगे आप हमको। दे येल्ड, वो चिल्लाए। द बॉयज़ देन स्टॉर्म्ड अवे, स्टॉर्म उड़ जाना है ना, तूफान जैसे चले गए, भाग गए वहाँ से, वो वहाँ से बह गए। एंड नेवर प्लेड इन द स्ट्रीट अगेन, और वहाँ पे फिर से खेलने के लिए नहीं आए। ये हमारा पैसेज ख़त्म हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, अब मैं आपको 31 का क्वेश्चन बताता हूँ, आप ही आंसर बताएंगे। ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द डे डिड द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। कौन से समय बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए आते थे? रात में, रोशनी में, स्ट्रीट लाइट के नीचे, तो इन द नाइट। ओके। वेयर डिड द बॉयज़ प्लेड, वो कहाँ पे खेलते थे? इनसाइड, तो उसके घर के अंदर खेलते थे? नहीं। वो प्लेग्राउंड में खेलते थे? नहीं। द स्ट्रीट आउटसाइड द मैन्स, यस, कहाँ पे देख खेलते थे वो लोग? जो उस मैन के घर के बाहर एक स्ट्रीट थी। स्ट्रीट मतलब भी आप समझ जाएंगे, स्ट्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों। आगे जब आप हायर क्लास में जाएंगे, बहुत बार आएगा, 11th क्लास में जाएंगे, वहाँ पे जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसमें स्ट्रीट डॉग्स को उसकी दादी ग्रैंड मदर खाना खिलाती थी, खुशवंत सिंह की, सब आएगा आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा। अब अपन इसको भी देख लेते हैं। हाउ मच मनी डिड ही प्रॉमिस टू गिव द बॉयज़ एट द बिगनिंग मैनी, कितने रुपए से बात स्टार्ट करी? तो 25 रुपये प्रति वीक, है ना। 33 का आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। चलिए बच्चों, ये आपका हो गया। 33 के बाद में 34 पे जाते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन रियली वांट टू फ्रॉम द बॉयज़। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। वो वास्तव में क्या चाहता था बच्चों से? बताओ, सोचो, क्या चाहता था? वो चाहता था कि इन बच्चों से छुटकारा मिले, क्योंकि सो भी नहीं पाता था, है ना बच्चों। तो इसीलिए उसने ये बातें करी कि मैं इनको पहले क्या कर देता हूँ, पहले इनको चने के झाड़ पे चढ़ाता हूँ, फिर इसको बाहर करता हूँ। अब तो इसका स्टूडेंट डियर बच्चों, इसका मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। ही वॉन्टेड देम टू स्टॉप प्लेइंग
एंड ही वॉन्टेड देम टू प्ले क्रिकेट दैट इज़ वो उनको हमेशा चाहता था कि क्रिकेट खेले, नो। ही वॉन्टेड देम टू प्रैक्टिस मोर, नो। ही वॉन्टेड देम टू स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट नियर हिज हाउस एट नाइट, यस, इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। वो चाहता था कि ये बच्चे स्टॉप कर जाएं। स्टॉप करना मतलब ये बार बार मेरे घर के सामने रात में खेलने नहीं है। 35वां देखते हैं, 35 का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द बॉयज़ प्रोबेबली फील एट द एंड ऑफ द डे ऑफ द स्टोरी। जब स्टोरी खत्म हुई तो बच्चों ने प्रोबेबली शायद से क्या महसूस किया होगा, आप बताएंगे ना क्या महसूस किया। उनको अंदर से उन्हें बुरा लग रहा था। हैप्पी टू हैव अर्न मनी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि उन्होंने पैसे कमाए। एंग्री दैट दे वर बीइंग पेड लेस, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि उनको कम दिया जा रहा है। सैड दैट दे वर फोर्स टू स्टॉप प्लेइंग, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि उनको अब ज़बरदस्ती उनको बंद करवा दिया गया था। एंड सेटिस्फाइड दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड द ओल्ड मैन, ट्रिक्ड, दे हैड ट्रिक्ड द ओल्ड मैन। सेटिस्फाइड दैट, वो इस बात के प्रति संतुष्ट थे कि वो ओल्ड मैन के द्वारा ट्रिक्ड मतलब उनकी जो उन्होंने उसको ओल्ड मैन को ठग लिया है, ट्रिक कर दिया है ना। तो इसका आंसर आएगा एंग्री, 35 का आएगा एंग्री, क्योंकि वो उनको कम पैसा मिल रहा था इसीलिए वो एंग्री हो गए थे। फिर उन्होंने सोचा कि इसको जब अच्छा लगता है तो हमसे यहाँ से चले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, आप आसानी से समझें। हमारा जो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आप स्किप भी कर सकते हैं, स्किप ना करें, लेकिन समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप स्किप करेंगे तो आपके लिए ही थोड़ा सा नुकसान है बच्चों। मैं आपको इस पैराग्राफ को समझाता हूँ, आप जल्दी से समझेंगे। पीपल आर अमेजिंग, लोग बाग अद्भुत होते हैं। अगर वे किसी अलग प्रकार के व्यक्ति को देखते हैं तो हंसने लगते हैं, किसी लंगड़े व्यक्ति को देखते हैं तो हंसने लगते हैं, कोई बुद्धिहीन को देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ये पैसेज जो है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। पीपल आर अमेजिंग, आगे लोग बाग अद्भुत हैं। टेक ध्रुव फॉर इंस्टेंस, हम ध्रुव को उदाहरण के लिए लेते हैं कि लोग बाग कितने अमेजिंग हैं, कितने अद्भुत हैं। ध्रुव को लेते हैं, जो ध्रुव के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको लोगों ने अद्भुत, कितने अद्भुत हैं लोग बाग। द 25 ओल्ड एक्टर, एक 25 वर्षीय एक एक्टर, हु मेड हिज डेब्यू, डेबट लिखा है डेब्यू, जैसे डेब्यू करते हैं बॉलीवुड में कोई नया लॉन्च होता है डेब्यू, जिसने हु मेड हिज डेब्यू एज ए लीड एक्टर, जिसने अपना डेब्यू एज ए लीड एक्टर चालू किया। लीड एक्टर का मतलब होता है एकदम मेन रोल में, जिसने अपना डेब्यू किया। इन द कन्नड़ फिल्म, कन्नड़ों की जो फिल्म होती है कन्नड़ फिल्म, स्नेहांजलि में। रिसेंटली, अभी ही बोथ डीफ एंड डम, वो गूंगा और बहरा है, सिर्फ देख सकता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। वही कह रहे हैं कि लोग बाग कितने ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, कितने अद्भुत होते हैं। ये पैराग्राफ आपको समझाएगा। एंड ध्रुव वॉज बॉर्न इन बेंगलोर, ध्रुव की बात कर रहे हैं। ध्रुव का जन्म कहाँ पर हुआ? बेंगलोर में हुआ। टू अ बिजनेसमैन एक्टर सुरेश शर्मा, एक बिजनेसमैन एक्टर थे उसके पापा सुरेश शर्मा के घर में। ही स्टडीड अप टू 12th ग्रेड, वो कहाँ तक पढ़ाई करा उसने? 12वीं तक। बट ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कॉलेज, लेकिन उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया। व्हेन ही फाउंड, जब उसे ऐसा लगा, डिफ़िकल्टी टू फॉलो हिज लेक्चर, कि मैं अपना लेक्चर अब नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि 12वीं तक तो मैंने कैसे भी कर लिया, लेकिन कॉलेज में मैंने छोड़ दिया कि गूंगा बहरा बच्चा कैसे इस चीज़ को समझ पाता था। बहरा जिसे बिल्कुल सुनाई नहीं पड़े, जिसे आँख से एक बार दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वो सुन के चीज़ों को समझ सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग था। तो उसने 12वीं के बाद में अपना स्कूल छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि ही हैज़ फाउंड सम डिफ़िकल्टीज टू फॉलो हिज लेक्चर। ही जॉइंड कंप्यूटर कोर्सेज, उसने कौन सा कोर्स? कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट किया। बट वॉजंट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यू अ कंप्यूटर रिलेटेड कैरियर, लेकिन उसमें भी वो इंटरेस्टेड नहीं था। कौन? जिसका नाम था ध्रुव, है ना, जिसका नाम क्या था? ध्रुव। उसमें भी वो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं था। ये जिसकी फ़ोटो आपको दिख रही है, ये बच्चे की, मतलब ये जेंटलमैन की। फिर उसके बाद में आगे जाते हैं हम। सेकंड इसका जो पार्ट है, ऑन वन डे एक दिन, व्हेन ही अकम्पेंड मतलब होता है साथ में, हिज फादर टू अ डबिंग स्टूडियो, अपने जब डबिंग करने के लिए स्टूडियो में गया, क्योंकि वो कन्नड़ फिल्म में काम करता था, है ना, उसने अपना डेब्यू स्टार्ट किया था एज ए एक्टर। एक बार की बात है, जब वो अपने पिताजी के साथ में डबिंग स्टूडियो, ही रियलाइज ही कुड बिकम अ एक्टर, उसको ऐसा लगा कि वो क्या बन सकता था? एक्टर बन सकता था। ही लर्नड
टू मूव हर लिप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द डायलॉग स्पोकन। जैसे जैसे डायलॉग बोले जाते हैं वो क्या कर सकता था, क्योंकि वो गूंगा और बहरा था, मतलब वो देख सकता था, तो जैसे जैसे कोई व्यक्ति डायलॉग बोलता तो वो वैसे लिप्स अपने हिलाकर और वो ऐसा अभिनय कर सकता, तो उसे ऐसा लगा। आगे अपन देखते हैं, आगे बाय समवन एल्स विच इज़ कॉल्ड लिपसिंग। ओके, जिसे क्या कहते हैं, लिपसिंग कहते हैं। वो लिपसिंग कर सकता था आवाज़ किसी और की, लेकिन वो अपना अभिनय कर सकता था। नो वन टुक हिज डिसीजन टू एक्ट सीरियसली। जब उसने ऐसा कहा कि मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ, मैं लिपसिंग कर सकता हूँ, तो उसके डिसीजन को इसीलिए कहा गया कि लोग बाग कितने अमेजिंग हैं, लोग बाग कितने अद्भुत हैं। उसके डिसीजन को क्या किया गया, लोग बागों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली लेने का मतलब होता है उसको, मतलब उसको बहुत एकदम गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, आपने सीरियस आया था, गंभीर। इनफैक्ट एवरीबडी ट्राई टू डिस्करेज हिम। इनफैक्ट सभी लोग उसको, उसका साहस नीचे कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे उसको, ऊपर नहीं। मतलब उसने सोचा मैं ऐसा करूँगा, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया ध्रुव का। डिस्करेज्ड हिम। They didn't think it was possible for him to become an actor and wished to spare him hurt। अब इसका मीनिंग समझना। They didn't think, उन्हें ऐसा नहीं लगता था it was possible, क्योंकि संभव था ध्रुव के लिए, for him to become an actor, कि वो क्या बन पाए, एक एक्टर बन पाए, एक अभिनेता बन पाए, and wished to spare him and hurt, और उनकी वो क्या वास्तव में उसको हर्ट नहीं करना चाहते थे। उनको ऐसा लगता भी नहीं था और उनको हर्ट भी नहीं करना चाहते थे कि वो उसकी बातों से उन्हें बेकार लगे। हर्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ रिजेक्शन, कि उसे बुरा लगे जब उसे रिजेक्ट किया जाए। तो लोग बाग ऐसा नहीं चाहते थे, किसके लिए, ध्रुव के लिए। आगे ध्रुव हाउएवर, हालांकि जो ध्रुव था, न्यू, वो जानता था, ही हैड टैलेंट फॉर एक्टिंग, कि उसके पास में एक्टिंग का टैलेंट है। सो ही स्पेंट द नेक्स्ट फ्यू मंथ प्रैक्टिसिंग बिफोर अ मिरर। तो उसने एक मिरर के सामने प्रैक्टिस करना प्रारंभ किया। जो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना टैलेंट पता है, वो फिर अपने हिसाब से काम करते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे है, व्हेन ही फेल्ट ही कुड लिपसिंग क्विकली क्वाइट नेचुरल। जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो लिपसिंग को क्वाइट नेचुरल कर रहा है, नेचुरली मतलब क्या होता है, एकदम बिल्कुल हूबहू जैसा प्राकृतिक तौर से करने लग गया नेचुरली, है ना। ही अप्रोच टू द प्रोड्यूसर, वो कहाँ, अप्रोच मतलब होता है पहुँचना, किसी चीज़ के सटीक नज़दीक जाना। ही अप्रोच प्रोड्यूसर सिद्धारामू, यस सिद्धारामू के पास पहुंचा, प्रोड्यूसर के पास में। लुकिंग एट अ हैंडसम यंगस्टर, एक सुंदर, मतलब हैंडसम मतलब अच्छा खासा यंगस्टर, युवा को देखकर। द प्रोड्यूसर डिसाइडेड टू ट्राई हिम आउट। प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि मैं इसको क्या करूँगा, अपनी स्नेहांजलि या जो भी मूवी में ट्राई करूँगा। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द ध्रुव्स एबिलिटी। वो ध्रुव की एबिलिटी को देखकर, उसकी योग्यता को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। इम्प्रेस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, उससे प्रसन्न बोल दो, ठीक है, इम्प्रेस, है ना। इम्प्रेस हुए उसकी एबिलिटी को देखकर। टू अंडरस्टैंड द अदर स्पीक एंड सेंस ऑफ टाइमिंग इन डिलीवरिंग अ डायलॉग दैट कास्ट हिम अ स्नेहांजलि। क्यों इम्प्रेस हुए, कि वो अंडरस्टैंड किया द अदर स्पीक्स एंड सेंस ऑफ टाइमिंग, उसका टाइमिंग देखकर कि कितने अच्छे तरीके से डायलॉग बोलता है, डिलीवर करता है डायलॉग को। इसको देखा उन्होंने और इम्प्रेस हुए, उससे ज़्यादा प्रभावित हुए, इम्प्रेस, और उसे स्नेहांजलि में कास्ट किया। इसके बाद में आगे यहाँ से हम देख रहे हैं ये वाले को, आई डोंट वॉन्ट टू बी ए ग्रेट हीरो, मैं एक बड़ा हीरो नहीं बनना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड, मैं सिर्फ संसार को यह कहना चाहता हूँ, माई डिसेबिलिटी कैन नॉट स्टॉप मी, मेरी अपंगता, मेरी विकलांगता मुझे स्टॉप नहीं कर सकती। बिकमिंग वन, जो मैं बनना चाहता हूँ। देयर आर लैक्स ऑफ डिसेबल्ड यूथ, लेक, ओके, LAC, लैक्स ऑफ लाख, है ना। देयर आर, यहाँ पर कई लाखों डिसेबल्ड यूथ हैं, युवा हैं, जवान लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं, अंधे हैं, पैरों से विकलांग है, सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उनके अंदर शक्ति है, उनके अंदर उत्तेजना है, युवा हैं वो। आई वॉन्ट टू टेल देम दैट विक्ट्री कम्स व्हेन, मैं आगे इसको
आगे जाते हैं। आई वॉन्ट टू टेल देम, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये कौन बोल रहा है, ध्रुव कह रहा है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि विक्ट्री मतलब होता है विजय, पताका, जीत, कम्स व्हेन वन इज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग द इंस्टीड ऑफ कर्सिंग ऑन सेल्फ। तो उन्हें विक्ट्री पताका तभी मिलती है, जीत तभी हासिल होती है, व्हेन वन इज़ कॉन्फिडेंट, जब वो कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट का हिंदी आत्मविश्वासी होते हैं। ऑफ अचीविंग प्राप्त करना, इन इटसेल्फ ऑफ कर्सिंग, अपने आप को कोसने की अपेक्षा वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं अपने काम में। कोसो मत अपने आप को, आपके अंदर कितनी विकलांगता, उसे कोसने की अपेक्षा वो एवरीवन अराउंड ऑफ हिज डिसेबिलिटी, अपने चारों ओर की जो अपंगता है, विकलांगता, उसको कोसने की अपेक्षा वो आत्मविश्वासी होते हैं अपने काम को करने के लिए। ख़त्म। 36 नंबर पर आप जाएंगे और 36 को समझेंगे इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद में। मैंने समझा दिया बच्चों आपको, ऐसे ही पैराग्राफ आपको याद करना पड़ेंगे, मतलब याद नहीं करना पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करना पड़ेंगे। ये हाई लेवल के पैराग्राफ हैं। आप लोग समझते समय क्या करते हैं, इस लाइन से इस लाइन तक हो गया, नहीं, समझना ज़रूरी है। आगे 36, ध्रुव अप्रोच प्रोड्यूसर सिद्धरामू, हु डिसाइडेड टू ट्राई हिम आउट। तो जब सिद्धरामू के पास में पहुंचा ध्रुव, विच एक्सप्रेशन कैन रिप्लेस ट्राई हिम आउट, सॉरी, कौन सा एक्सप्रेशन ये बताएगा, ट्राई हिम आउट। उसके अंदर से ट्राई हिम आउट का मीनिंग आपको समझा देता हूँ। ट्राई हिम आउट का मीनिंग इसमें क्या होगा, उसके अंदर से चीज़ों को उसे एक चांस दे देना, सीधी सी बात है। मेक हिम द हीरो, विच सेंटेंस है ना, विच डिसाइडेड टू ट्राई हिम आउट, उसे एक चांस देना, उसके अंदर उसे एक चांस दे देना। तो इसका करेक्ट आंसर, मेक हिम अ हीरो, नो, टेल हिम टू गेट आउट, लेट हिम यूज एक्शन एंड गिव हिम अ चांस। उसे एक चांस दिया प्रोड्यूसर सिद्धरामू ने। ओके, इसका आंसर आएगा डी वाला। इसके बाद में 37 पे आप जा रहे हैं। फ्रॉम दिस आर्टिकल वी कैन से दैट, और इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद में, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में हम क्या कह सकते हैं ध्रुव के बारे में, फुलफिल्ड विद चाइल्डहुड ड्रीम, वो अपने बचपन के ड्रीम को पूरा करना चाहता था कि वो एक्टर बनना चाहता था, नो, वो सिद्ध करना चाहता था कि विकलांगता हार नहीं है। वॉज कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड टू बीट हिज डिसेबिलिटी, अपनी विकलांगता को वो बीट करना चाहता था, उसे हराना चाहता था। यस, बी इज़ द राइट आंसर। बिकम एंड एक्टर बिकॉज ही फेल्ट इट वुड बी ईजी, बहुत एक्टर बनना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि बहुत ज़्यादा ईजी है। नो, डी वाला। तो डियर स्टूडेंट, डी वॉज द ऑफर्ड मूवी ओनली बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, नो, इज बी इज द राइट आंसर। 38, विच इज लाइकली इम्पैक्ट on readers after reading the article, what is likely impact on the readers after reading this article, okay, what is likely impact on the readers, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर इस आर्टिकल को रीड करने के बाद में। तो आपको बताना चाहूँगा, यंग पीपल विल बी इंस्पायर्ड टू बिकम द फिल्म एक्टर, जो युवा लोग होंगे वो इस जो आर्टिकल को पढ़ने के बाद में इंस्पायर होंगे कि उनको फिल्म एक्टर बनना चाहिए। नो। 38 का जो बी ऑप्शन है, द ब्लाइंड विल बी इनकरेज टू फॉलो देयर ड्रीम्स, जो ब्लाइंड है वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए उनको पाने के लिए इनकरेज होंगे, साहसी, मतलब वो उनके अंदर उस चीज़ के लिए साहस आएगा, इनकरेजमेंट आएगा। एंड अवेयरनेस अबाउट द फिल्म कैरियर, नो, अवेयरनेस हो ही नहीं सकती फिल्म कैरियर के बारे में। एंड पीपल विल गिव मोर मनी टू फैमिली, नो, इसका करेक्ट आंसर बच्चों आएगा द ब्लाइंड, इसका भी आंसर आएगा बी वाला। इसके बाद हम जाते हैं 39 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डिस्क्राइब ध्रुव की स्टोरी, यहाँ पर कौन सी चीज़ ध्रुव की स्टोरी के बारे में बताती है। ट्राइंग इज़ फॉलिंग विथ ऑनर, अब इसका मीनिंग समझना। ट्राइंग इज़ फॉलिंग विथ ऑनर, अगर ट्राइंग इज़ फॉलिंग विथ ऑनर, अगर आप ट्राइंग इज़ फॉलिंग, अगर आप ट्राइंग, आप प्रयत्न कर रहे हो और गिर रहे हो बड़े सम्मान के साथ में, प्रयत्न करो और गिरो बड़े सम्मान के साथ में, है ना। ओनली द सक्सेसफुल हैव फ्रेंड, जो सक्सेसफुल होते हैं उनके फ्रेंड होते हैं। हीरोज आर क्रिएटेड ऑन पॉपुलर डिमांड, जो हीरो होते हैं वो पॉपुलर डिमांड पर क्रिएट होते हैं। एंड हैप्पीनेस इज़ नॉट रेडीमेड, यू हैव टू टेलर इट। यस, इट इज़ वेरी गुड थॉट,
हैप्पीनेस इज़ नॉट रेडीमेड। जो खुशी होती है वो रेडीमेड नहीं होती, आपको उसको बनाना पड़ता है, आपको उसको सिलना पड़ता है। तो यही है, उसकी खुशी रेडीमेड, उसने काम करके अपनी खुशी प्राप्त करी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी वाला। ध्रुव ड्रॉप्ड आउट हिज कॉलेज। ध्रुव ने अपना कॉलेज क्यों छोड़ा था? मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था, आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। ही गॉट एन एडमिशन टू रिपोर्टेड कंप्यूटर कोर्स, नो। हिज फादर वॉन्टेड हिम टू ज्वाइन बिजनेस फैमिली, नहीं, उसके पिताजी उसको बिजनेस फैमिली में भी ज्वाइन नहीं करवाना चाहते थे। ही वॉज ऑफर्ड ए पार्ट ऑफ इज स्नेहांजलि, उसको मिल गई थी इसलिए उसने कॉलेज छोड़ा था, नहीं। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर, यस बिल्कुल सही, वो नहीं समझ पा रहा था आगे जाने के बाद में कि लेक्चर में क्या समझा जा रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी। तो डियर बच्चों, बहुत लंबा हमारा वीडियो बन रहा है, लेकिन आपके लिए, आपको समझाने के लिए मैं जितना बनेगा उसके बाद में सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। फिर उसके बाद में है 41 पर, है ना। पीपल डिस्करेज ध्रुव फ्रॉम बिकमिंग एन एक्टर एज दे फेल्ट दैट। पीपल ने ध्रुव को डिस्करेज किया, डिस्करेज मतलब उसको, उसका साहस डाउन करा, उसे हतोत्साहित किया। फ्रॉम बिकमिंग एन एक्टर एज दे फेल्ट दैट, क्योंकि उन्हें वो कैसा महसूस करते थे। डिसेबल पीपल डू नॉट टुक गुड एज फिल्म स्टार, क्योंकि डिसेबल पीपल गुड स्टार नहीं, फिल्म स्टार नहीं बन सकते। लॉट ऑफ मनी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर हिज ट्रेनिंग, बहुत सारा पैसा लगे उसकी ट्रेनिंग पे, इसलिए भी नहीं करा था। ही वुड फेल एज ए रिजल्ट, फील बैड अबाउट हिज डिसेबिलिटी, यस। अगर वो उस चीज़ में फेल हो जाता तो अपनी डिसेबिलिटी में बहुत बेकार महसूस करता है, इसीलिए लोग बाग उसका समर्थन नहीं कर रहे थे। सी विल बी द मोस्ट राइट आंसर। समझे बच्चों? रीड द पोस्टर। अब यहाँ पर एक पोस्टर आया, आप इस पोस्टर को देखेंगे, आपके टीचर, आपने वैसे तो सॉल्व किया है, लेकिन उसके बाद भी आप मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे इस वीडियो के माध्यम से पहले देखें। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। आगे 23rd ऑफ कोणार्क डांस एंड म्यूज़िक फेस्टिवल। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये है क्या, ठीक है। इसको समझने के बाद में आप पहले इसको समझ लें कि ये है क्या। तो हमारे पास में जो इसके बाद में जो नेक्स्ट आया है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये पूरा पोस्टर है एक कोणार्क डांस फेस्टिवल का, ये पूरा पोस्टर है। और जो ये पोस्टर है, इसको कंप्लीट करने के बाद में प्रश्न नंबर 42 बनता है। तो पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगा, फिर आपको वहाँ पर उसका आंसर सर्च आउट करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो प्रश्न नंबर 42 हमारे पास में आया है, इसके लिए हम सबसे पहले कलर चेंज करते हैं। अब ये बार हमारा कलर हो गया है यस। रीड द पोस्टर केयरफुली टू आइडेंटिफाई विच इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ ट्रू। कौन सा सेंटेंस ट्रू है आपको देखना पड़ेगा, तब बताना है इसमें से 4 में से कौन सा सेंटेंस ट्रू है। द कोणार्क डांस म्यूजिक फेस्टिवल इन अ 3-day इवेंट, यस। अब देखो 3-day इवेंट, ये कितने दिन का इवेंट है? 3-day इवेंट। कहाँ से पता पड़ेगा आपको? यहाँ से पता पड़ेगा। देखो ये 19 से 21 दिन चलता है, मतलब 19, 20 और 21 3 days इवेंट है, मतलब ये सेक्शन सही है, ठीक है। इसका आंसर 42 का, कौन सा आंसर वाला सही है? 42 का, ये वाला तो मतलब सही है 42 का। फिर इसके बाद में जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, आपको बताना कौन सा इसमें सही है ना, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फिर इसके बाद में जो 42 का सेकंड है, द आर्टिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द कोणार्क डांस एंड म्यूज़िक फेस्टिवल बिलोंगिंग ओनली टू कोणार्क। वो क्या सिर्फ कोणार्क से बिलोंग करते हैं? तो ये भी देख लेंगे। आपको बता देता हूँ कि बहुत अलग अलग जगह से आए हैं, जैसे एक हैदराबाद से आए हैं, है ना, फिर भुवनेश्वर से आए हैं, ये कोणार्क से हैं, ये मुंबई से हैं। तो ये सेंटेंस हमारा सेकंड वाला गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद में द कोणार्क डांस, सी वाला देखेंगे, द कोणार्क डांसिंग म्यूजिक फेस्टिवल हैज़ पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द स्टार्स ऑफ इंडिया। वो सारे स्टार्स ऑफ इंडिया हैं, नो, ये भी गलत है। कोणार्क एंड द ओडिसी आर ओनली 2 dances showcased in the कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल। कथक एंड ओडिसी, सॉरी, कथक और ओडिसी ही हो रहे हैं क्या वहाँ पर? नहीं, कथक और ओडिसी के आधार पर भी बहुत सारे, देखो एक तो ओडिसी हो गया, फिर उसके बाद में कथक हो गया, फिर उसके बाद में और कौन सा, कुचिपुड़ी हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट, बच्चों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ए वाला, कि कितने दिन का फेस्टिवल है? 3 दिन का, ठीक है। अब आगे जाते हैं। आगे हमारे पास में है 43 नंबर पे, ऑन विच डे इज़ द ओडिसी डांस गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय द 2 people। कौन से दिन ओडिसी डांस 2 लोगों के द्वारा परफॉर्म होगा? तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिसी डांस पर आप ओडिसी पर जब जाएंगे तो देखें ओडिसी, ये देखो डुएट ओडिसी है ना, ये रहा, एक तो ओडिसी ये रहा,
दो लोगों के द्वारा परफॉर्मेंस होने वाला है, एक तो गुरु मनोज रंजन प्रधान एंड मिस्टर मीनाती प्रधान। ओके, 2 दिन। कौन सा दिन हो रहा है ये? वेडनेसडे को, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है, प्रश्न को भी पहले समझ लेना बच्चों। 43 पे प्रश्न में क्या पूछा गया है? ऑन विच डे, डे पूछा गया है, डे, है ना, मतलब कौन से डे को और कौन से, तो यहाँ पे डे बोला गया है लेकिन यहाँ पे डेट्स दी गई हैं, तो उसकी अपन डेट्स जो ऑप्शन में दिया है वो अपन देख लेते हैं। तो उसमें कौन सी डेट दी गई थी बच्चों? हमको यहाँ पे डेट दी गई है जिस दिन 2 लोग को ये डांस परफॉर्म कर रहे हैं, उस दिन डेट कौन सी है? 20 फरवरी। ऑप्शन में है 20 फरवरी, 20 फरवरी। तो ऐसे ही आपको प्रश्न को सॉल्व करना है ना। 20 फरवरी यहाँ पे लिखा, तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट आएगा? बी वाला इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, हु इज़ गोइंग टू प्ले द तबला इन सात्विक वीणा रिसाइटल। रिसाइटल मतलब होता है प्रस्तुति देने में, जो वीणा प्रस्तुति देंगे उस दिन सात्विक वीणा प्रस्तुति होगी, उसमें तबला कौन बजाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पर जाओ आप, सात्विक वीणा प्रस्तुति देखो कहाँ पर है वीणा, ये कैसे पता पड़ेगा अपने को, उसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले सात्विक कहाँ पे मिलेगा आपको? ये रहा सात्विक वीणा रिसाइटल, उसमें तबला कौन बजा रहा है? तो यहाँ पे देखो मिस्टर भट्ट और तबला एकम्पेनमेंट कौन है? मिस्टर राम मिश्रा। तो यहाँ पर अपने को दिख गया है, तो यहाँ से अपन जाते हैं और डियर स्टूडेंट यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ए वाला, मिस्टर राम मिश्रा उस दिन तबला बजाएंगे, है ना। ए आंसर करेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप इसको नोट डाउन करें, इसका मीनिंग आपसे पूछा भी जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी क्लास में पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट से मैं ज़रूर पूछूंगा। और बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं, अदर स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप प्लीज़ बच्चों कमेंट करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा डेफिनेटली, है ना। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब इसके बाद में आता है 45 का, द मेन पर्पस ऑफ द नोटिस इज़ टू। इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस मतलब क्या होता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका मुख्य उद्देश्य? इस पोस्टर का। तो इसका आपको पता है, इनकरेज व्यूअर टू डोनेट मनी डोनेट करने का है? नो। फिर इसके बाद में अगला है अट्रैक्ट द व्यूअर्स टू अटेंड द प्रोग्राम। यस, लोगों को अट्रैक्ट करना, उनको। व्हाट इज अट्रैक्ट इन हिंदी? अट्रैक्ट इज टू गेट मोर आकर्षण उनके अंदर, उनको आकर्षित करना। यस। Invite the dancers to perform? No. Educate people how to conduct the culture? No. The right answer is B, है ना। क्योंकि अपन जब समझा है तो अपन इसका आंसर बता सकते हैं। फिर उसके बाद में बच्चों ये हमारा हो गया है। उसके बाद में ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी समझाऊंगा, ठीक है, कठिन भी हो सकता है। रीड द पैसेज, समझना। विथ ड्राई लिप्स, सूखे होंठ के साथ में। प्राइज थॉट, उसका गला भी सूख चुका था, है ना। सूखा गला, सूखे होंठ के साथ में एक बच्चे के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम दे रहा था, ठीक है बच्चों। ये एक एग्ज़ाम दे रहा था एक बच्चा, उसके बारे में एक यहाँ पर पैराग्राफ है। जैसे अभी अपन ने इससे पहले ध्रुव के बारे में पढ़ा था, फिर उससे पहले एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे अपन लोग, है ना, कि वो क्रिकेट उसको अच्छा नहीं लगता था, बच्चे चिल्लाते थे। सेम टू सेम यहाँ पे एक बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है। विथ ड्राई लिप्स, लिप्स मतलब होंठ, थ्रॉट गला। इंक स्टैंड फिंगर, अब देखो इंक स्टैंड, उसके हाथों में सनी थी, उसके हाथ जैसे आप लोग लिखते हो ना, आप जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपके एग्ज़ाम में पूरे हाथों पे चितर जाता है ना, पूरे डॉट 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 आ जाते हैं, तो वो इंक स्टैंड फिंगर्स। एंड एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब पूरा डाउन, बच्चा हो गया था। जैसे आप पेपर दे के आते हो तो आप कैसे डाउन हो जाते हो एकदम से, बाप रे बहुत कठिन पेपर था, एग्जॉस्ट हवा निकल जाना एक्चुअली, है ना, थकान। ऑन वन साइड इज एक्सक्लेशन, और एक तरफ से उसके अंदर उमंग भी थी। आपका पेपर लास्ट पेपर आता है तो जब लास्ट पेपर होते हैं कितने अंदर अच्छे से लगता है कि आज तो पेपर ख़त्म, वो वाली बात है ना बच्चों। तो आगे एक्सक्लेनेशन ऑन द अदर, और दूसरों में उमंग। स्वामीनाथन स्टोर्ड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ऑन द लास्ट डे, वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए लास्ट डे में। फिर से इसका हिंदी आपको समझाऊंगा बाद में, अभी जो इम्पोर्टेंट है क्लास में समझाऊंगा मैं आपको फिर से एक बार। he would have felt more comfortable if all the boys had given their paper as he had done। उसको और अच्छा लगता क्योंकि वो पहले निकल आया एग्ज़ाम हॉल से,
जैसे आपका 3 घंटे का पेपर है, आप 2 घंटे में निकल आओ, थके हुए, हाथ पूरा सना हुआ, तो उससे और अच्छा लगता जब सारे बच्चे भी बाहर आ जाते, लेकिन वो बेचारा पहले ही बाहर आ गया। 20 मिनट बिफोर टाइम, 20 मिनट पहले बाहर आया, मतलब जैसे मान लो 3 बजे पेपर छूटने वाला है, तो कितने बजे आया है, 2:40 पर, है ना, 20 मिनट बिफोर। स्टैंडिंग इन द वरांडा, कहाँ पे खड़ा था, बरांडा, बरांडा मतलब बरामदा, आंगन में खड़ा हुआ था। ही टर्न बैक एंड लुक्ड इनटू द हॉल, वो वापस मुड़ा और उसने कहाँ पे देखा, हॉल में देखा। एंड फेल्ट स्लाइटली अनईजी, उसे बहुत थोड़ा सा अंदर से थोड़ा अनईजी लगा, थोड़ा सा कठिन लगा, है ना। वैन ही सॉ, उसे अंदर से थोड़ा बेकार लगा। हिज फ्रेंड, उसने अपने बच्चों को, सॉरी फ्रेंड्स को देखा। बिजी राइटिंग, कि वो तो पहले निकल आए, 20 मिनट पहले निकल आए, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स थे वो अभी भी लिख रहे हैं, उसे बेकार लगा। थिंकिंग और रिवाइजिंग देयर आंसर, सॉरी थिंकिंग, सोच रहे हैं और अपने आंसर को रिवाइज कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं कि हाँ मैंने सही लिखा है। ये पैराग्राफ है बच्चों। आगे, स्वामी सडनली विज्ड दैट, स्वामी ने एकदम से इच्छा जाहिर की कि दैट ही हैड नॉट कम आउट सो सुन, उसे बिल्कुल जल्दी से जल्दी नहीं आना था, 20 मिनट पहले नहीं आना था। बट ही कुड हैव स्टेड इन द हॉल, उसको वहीं पर रोका, वो वहीं पर रुका, हॉल में रुका, एग्ज़ाम हॉल से बाहर, मतलब एग्ज़ाम रूम से बाहर। लॉन्गर, काफ़ी देर तक, लॉन्ग, क्या मैं रुक सकता था उसके अंदर में इतनी देर तक, एग्ज़ाम हॉल में मैं नहीं रुक सकता था, मुझे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना था। फिर उसने बोला क्या मैं इतने समय तक रुक सकता था, नहीं रुक सकता, उसने अंदर ही अंदर सोचा जब वो बाहर आके खड़ा हो गया था। द लैंग्वेज पेपर वॉज नॉट सेट, एक्चुअली फिर से बता रहा हूँ, द लैंग्वेज पेपर वॉज नॉट सेट टू 5 o'clock, सेट टू गो, जो लैंग्वेज का पेपर था वो कितने बजे ख़त्म होने वाला था, 5 o'clock पे। ही हैड फाउंड हिमसेल्फ राइटिंग एट द लास्ट क्वेश्चन एट 4:30, और 4:30 पे वो अपना लास्ट क्वेश्चन पे था। आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन सेट, 6 प्रश्न में से लास्ट क्वेश्चन पे था, 5 बजे प्रश्न पत्र खत्म होने वाला था, 4:30, 4:30 बजे वो अपने लास्ट क्वेश्चन पे था, और 20 मिनट पहले वो आ गया था, मतलब कितने बजे आया होगा वो, 4:40 पर आया होगा, ठीक है। ही हैड आंसर्ड द फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, उसने पहले और तीसरे का आंसर दे दिया था। सेटिस्फैक्ट्री मतलब सही सही लिखा था उसने, जितना मतलब बच्चे मन से भी लिखते हैं। द सेकंड वाज डाउटफुल, उसको सेकंड वाज बहुत संदेहजनक लग रहा था। द फोर्थ ही न्यू वाज क्लियरली रॉन्ग, उसको पता था जो मैंने चौथे नंबर का लिखा है, पहला और तीसरा थोड़ा सही था, सेकंड गलत था, और फोर्थ वाला जो था वो क्लियरली रॉन्ग था, बिल्कुल गलत था। ये उस बच्चे ने बताया जो पहले निकल के आ गया है ना, बड़ा आगे। ही टुक, आगे देखेंगे बच्चों अपन, आपको समझा रहा हूँ। ही टुक ओनली अ मिनट टू आंसर द सिक्स क्वेश्चन, उसे उसका आंसर देने में कितना, ही टुक ओनली, और उसने 6वें प्रश्न का आंसर देने में 1 मिनट का समय लिया। द क्वेश्चन वॉज, क्वेश्चन उसके सामने ये था, 6वां प्रश्न, व्हाट मोरल डू यू इन्फर फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द टाइगर, कि आपको ओल्ड मैन और टाइगर की स्टोरी से क्या मोरल मिला, क्या शिक्षा मिली। An old man was snapping along the edge of a pond, passing, और यहाँ पे स्टोरी समझ लें छोटी सी, कि एक बूढ़ा व्यक्ति पास कर रहा था, एज ऑफ ए पॉन्ड, एक तालाब के किनारे से पास कर रहा था। द टाइगर हेल्ड हिम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हेल्ड मतलब उसको स्वागत किया, एक टाइगर उसको मिल गया और उसने उसको स्वागत किया, किसका, बूढ़े व्यक्ति का स्वागत किया। एंड टू द अदर, दिख नहीं रहा है, हाँ, अदर बैंक एंड ऑफर्ड हिम अ गोल्ड बैंगल, एक बूढ़ा व्यक्ति तालाब के किनारे से जा रहा था, एक टाइगर ने उधर से दूसरे साइड से उसका स्वागत किया और उसको गोल्ड बैंगल मतलब चूड़ी, यस चूड़ियाँ, हाँ चूड़ी, इस बैंगल, उसे बैंगल प्रोवाइड किया। द ओल्ड मैन फर्स्टली डिक्लाइन द ऑफ़र, पहले तो उस ओल्ड मैन ने उसको ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। बट व्हेन द टाइगर प्रोस्टेटेड, जब उसने बार बार उसका विरोध किया कि नहीं लेना पड़ेगा, इट्स इनोसेंस एंड सिंसियरिटी एंड इंसिस्ट अपॉन द टॉकिंग द बैंगल, उसको बार बार बोला कि नहीं तुम लो। ही वैग्ड थ्रू द वाटर, वो पानी में घुसा वो व्यक्ति, ओल्ड मैन, बिफोर ही कुड होल्ड द हैंड फॉर द बैंगल, और उससे पहले कि वो बैंगल अपने हाथ में लेता, ही वॉज इनसाइड द टाइगर उसको खा गया। अब बच्चे से ये पूछा गया था, बताओ इस स्टोरी से तुमको क्या, ये जो 6वां प्रश्न था उसके क्वेश्चन में यही स्टोरी थी जो ब्रैकेट में लिखी है, देखो आपने देखा होगा, ये स्टोरी यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में लिखी है, ये स्टोरी यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में लिखी है। स्वामी हैड नेवर थॉट दैट दिस स्टोरी,
कंटेन्ड अ मोरल। स्वामी को बिल्कुल नहीं लगा कि इसमें कोई नैतिक शिक्षा है। एक तो उसने शेर ने बुलाया और उसको खा गया। बट नाउ ही फेल्ट दैट इट मस्ट हैव वन सिंस द क्वेश्चन पेपर मैंशनड इट। लेकिन उसे लगा कि क्वेश्चन पेपर में बोल रहा है तो मुझे लिखना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं। ही टुक ए मिनट टू डिसाइड व्हाट द मोरल वाज। उसे 1 मिनट का समय लगा कि इसमें क्या मोरल था। वी नेवर एक्सेप्ट अ गोल्ड बैंगल्स वैन इट इज़ ऑफर्ड बाय द टाइगर, और लव और बैंगल्स कैनॉट बी कास्ट वंस लाइफ। उसने उसको मोरल स्टोरी समझ में आया कि अगर कोई गोल्ड बैंगल टाइगर दे रहा है तो कभी भी मत लो। उसे ये स्टोरी समझ। ही वॉज मोर लॉजिकल इन द लेटर एंड रोट इट डाउन। उसने अपने एग्ज़ाम पेपर में लिख दिया इस स्टोरी के बारे में। ही ट्राइड टू चेक द पेपर आफ्टर ही, बट ये फ्यू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन वाज बोर्ड। उसे कुछ लाइन तो उसके क्वेश्चन पेपर की बोर्ड लग रही थी, बेकार लग रही थी। देन ही सेट द पेन टू वर्क एंड वेंट इम्प्रूविंग द लेटर लिटिल डैश अंटर द लास्ट लाइन इंडिकेटिंग एंड एंड और ये अपना पूरा कंप्लीटिंग द पैटर्न्स। ही मीन उसने अपने कुछ पैटर्न्स कंप्लीट किए और इन अ मिनट हैड पास्ट, कुछ मिनट चले गए। ही सॉ दैट, उसने ये देखा 2 or 3 बॉयज़ गिविंग देयर पेपर एंड गोइंग आउट। उसने जब इतना देखा तो उसने ये देखा कि जो 2 और 3 और बच्चे पेपर देकर बाहर जा रहे हैं। एंड ही फेल्ट हैप्पी एंड ब्रिस्कली मतलब तेज़ी से फोल्डेड इस पेपर, जल्दी से उसने पेपर अपना फोल्ड किया एंड सबमिटेड टू द पेपर टू, अपना पेपर भी दे दिया। ये तो हमारा पैसेज हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैसेज। ऐसे पैसेज बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, बहुत सिंपल पैसेज आते हैं। ये बहुत टफ पैसेजेस हैं, 10th क्लास के सारे बच्चे ध्यान देंगे। When did स्वामी कम आउट फ्रॉम द एग्ज़ाम हॉल? 20 मिनट पहले आया, अपन ने देखा तो मतलब 5 बजे पेपर ख़त्म होना था। कितने 20 मिनट अगर कम कर देंगे तो कितने बज के कितने मिनट पर आया होगा, बताओ बच्चे जल्दी। आपको पता पड़ गया होगा कि मैंने अभी बताया भी था, वो 4:40 पर आ गया था। ठीक है, बी नंबर, बी इज़ द राइट आंसर। अगला है द सेकेंड पैराग्राफ सजेस्ट दैट स्वामी। सेकेंड पैराग्राफ क्या बताता है कि स्वामी क्या was annoyed with himself for hanging the paper late, अपने आप से बेकार में looking angrily the friends for not coming out for the hail, and with him felt uncomfortable on seeing his friends on answer and paper yes। उसे बेकार लग रहा था कि जब उसने अपने दोस्तों को देखा कि वो भी पेपर दे रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी वाला। 48 का विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज़ प्रोबेबली अ बेटर मॉरल फॉर दिस स्टोरी। वास्तव में जो टाइगर वाली स्टोरी था उसका बेटर मोरल क्या होना चाहिए, उसका मोरल, उसकी एक शिक्षा क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा टेम्पटेशन रिसाइडेड टू इस मेजर। अब इसका देखो, टेम्पटेशन रेसिस्टेड, है ना। टेम्पटेशन का मतलब होता है लोभ, लालच, है ना। टेम्पटेशन रेसिस्टेड, रोक देना, लालच को रोक देना चाहिए। कब रोक देना चाहिए, टू इज़ द ट्रू मेजर ऑफ कैरेक्टर। अगर अपन लालच को रोक देते हैं तो हम चरित्र को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। नो, द वेक्स ऑफ ग्रीड, वेक्स का मतलब होता है मजबूरी। लालच अगर आ गया और लालच की जो मजबूरी होती है, कैन रिजल्ट इन इनरिपेयरेबल लॉस। अगर लालच हमारी मजबूरी होगी तो हम इररिपेयरेबल, ऐसा लॉस हमें मिलता है जिसको हम रिपेयर भी नहीं कर सकते। तो यही इसका करेक्ट आंसर है ना, कि अगर लालच करोगे तो ऐसी हानि होगी जिसे हम रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं, बी। उसके बाद में 49 पे जाते हैं। स्वामी क्लोज द सेकंड मोरल ऑफ द गिवन स्टोरी बिकॉज इट। स्वामी क्लोज द सेकंड मोरल ऑफ द गिवन स्टोरी बिकॉज इट वॉज मोर रैशनल टू हिज माइंड। क्योंकि उसके माइंड में वो रैशनल थी, तर्क संगत, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था उसको, इसलिए। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। फिर इसके बाद में जो 15th वाला क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर भी आएगा सी। अब चूँकि अब समय बहुत ज़्यादा है, अब मैं आपको डायरेक्टली लास्ट के क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। फिर टॉकिंग टू बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो कि हमारे फर्स्ट लेडी थी, स्पेस में जाने वाली। एक्सेप्ट मैं इसका आंसर अब आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने की दृष्टि से। सब बच्चे, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी इसका डाल देता हूँ ताकि आप समझ लें, आप इसको समझ सकें अपने पास में, आपके पास में इसका PDF बन जाए।
तो व्हाट इज़ द, मैं इसका सिर्फ आपको उसके करेक्ट आंसर बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, मेरे सभी प्रिय बच्चों को मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। 51 का जो करेक्ट आंसर आएगा, चूँकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा हमारा सॉरी, 51 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी वाला, ठीक है, बी वाला इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में जो 52 नंबर का हमारे पास में करेक्ट आंसर आएगा, 52 का आएगा ए वाला, ओके, राइट आंसर इज़ ए, 52 का ए। स्ट्रॉन्ग बिलीव्स अबाउट द रोल्स ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ये आपको मैं समझा दूंगा, क्लास में समझा दूंगा। टिल देन आप अपना कम से कम, बाकी तो आपने समझ लिए 40 प्रश्नों 50 प्रश्नों को तो आपने अच्छे से समझे होंगे, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद में डियर स्टूडेंट 53 का जो आपका आंसर आएगा, 53 का आंसर आपका आएगा बी वाला, ओके बच्चों। इसके बाद में 54 का आंसर आपका आएगा, 54 का भी आंसर आपके पास में बी वाला आ जाएगा। आप पढ़ेंगे इसको, आप सभी बच्चे इसको पहले समझेंगे, अपनी कॉपी में उतारे, आपने टेस्ट पेपर दे चुके हैं लेकिन फिर भी कॉपी में आप अपने पास में निकाल के रखेंगे, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न नेक्स्ट 12 नवंबर को आने वाले हैं क्वेश्चन में। फिर उसके बाद में 54 के बाद में 55 का आंसर आपका आ जाएगा ए वाला। द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन ऑल्सो इंक्लूड, अब जैसे मैंने आपको समझाया नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना, आप अपने स्तर से समझ लेना बच्चों। 55 के बाद में 56 को ये आएगा, मैनी स्कूल हैज़ इट्स कल्चर और स्कूल डेज ड्यूरिंग द दिसंबर, सब लोग दिसंबर में कहीं पेरेंट्स मीटिंग होती है, कहीं पे एनुअल फंक्शन होता है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब देखेंगे 56 का आंसर, 56 का आंसर जो बच्चों आएगा, हु इज़ लाइकली टू बी जज इन द कॉन्टेस्ट द एडिशन ऑफ गुरुकुलम, है ना, ये इसका आंसर आएगा 56 का सी। कैसे पता पड़ा हमको, यहाँ पर लिखा है कि जज कौन होंगे, ये सभी पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द पार्टिसिपेशन एंड द, थोड़ी ये कहाँ से लिखा है, ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मेंशन लाफ एंड ऑल द थिंग्स आर गिवन देयर, गुरुकुलम द प्राइज एंड विनिंग ऑफ द गुरुकुलम, ये लिखा लास्ट में यहाँ पर। उसके बाद में डियर स्टूडेंट 57 पर हम जाते हैं। 57 का आंसर हमारे पास में आ जाएगा बी वाला, 57 का आंसर हमारे पास में बी वाला है। ये देखें 57 क्वेश्चन ये रहा, ये इसका ऑप्शन है और इसका आंसर कौन सा है, बी वाला। उसके बाद में 58 का आंसर है हमारे पास में बी, 58 का आंसर भी बी है। 59 का आंसर है ए, 60 का आंसर है डी, ओके, 60 का आंसर है डी। आपको अपने कॉपीज़ में सब उतार के अपने नोट्स बना के रखना है, आपके जब एग्ज़ाम होगी आप अच्छे से तैयारी करेंगे। अगले वीडियो में मैं इसका छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। फिर उसके बाद में 61 बहुत सिंपल आ गया है, विच ऑफ द इज सुटेबल फॉर द सेंटेंसेस, इट्स रूड टू, 61 का आंसर आएगा इट्स रूड टू स्टेयर, ओके, 61 का सी। उसके बाद में 62 का द मैन वाज बीटन बाय द डॉग, man was beaten by the dog, 62 the dog dash the man, the which of them is correctly read, okay, voice, the dog, 62 में the dog bit the man, okay, है ना, तो इसका ये पैसिव में से एक्टिव कौन सा करेक्ट है, तो the dog bit the man, okay। इसके बाद में 63 का बच्चों हमारे पास में आंसर आएगा, which of the words completes the given sentence correctly, this has been equally divided between you and me या myself, 63 आंसर बी है ना, बी, क्योंकि you and me होता है। फिर 64 which of the following verbs suitable, तो 64 का आंसर डियर स्टूडेंट आ रहा है ए वाला। 65 का आंसर बता देता हूँ आपको, 65 का आंसर आ जाएगा सी वाला, डिस्पाइट बीइंग्स। इसके बाद में 66 का आंसर आ जाएगा, विच आर्टिकल विल बी सुटेबल टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन अ ईयर, इन एन ईयर। फिर उसके बाद में इन द ईयर, नो आर्टिकल, इन अ ईयर, एक साल में मैं इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लूँगा, करूँगा। विच ऑफ द गिवन prepositions completes the following sentences correctly, the plane took dash at 8:30, ओके, ऑप्शन देखते हैं, अवे, ऑन एंड ऑफ,
टुक ऑफ, टेक ऑफ, सॉरी टुक ऑफ। ओके, करेक्ट आंसर इज 67 का आ जाएगा सी वाला। 67 का सी लिखेंगे आप लोग। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉर्म पैसिव फॉर्म। ओके, पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बिलो। पैसिव फॉर्म बताना है, एक्टिव से पैसिव फॉर्म। मैथ्स डज नॉट इंटरेस्ट मी। मैथ्स डज नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। मैथ इज़ नॉट इंटरेस्टेड बाय मी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, है ना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं, 12th वाले बच्चे भी बहुत आसानी से नहीं कर पाते हैं, समझना पड़ता है उनको। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड लास्ट पर। विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस? योर हेल्थ इज़ डेटेरियोरेटिंग डे बाई डे। डेटेरियोरेटिंग मतलब होता है दिन प्रतिदिन कम होना, कमी आना। एंड सो यू डैश बेटर सी ए डॉक्टर। यू had, okay, D. And last but not the least, which of the following word means both to tolerate and an animal? The correct answer is D, bear. Okay, D is the right answer. तो डियर स्टूडेंट, हमारे पूरे 70 प्रश्न कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।